आप जान लीजिए कि भाजपा के आईटी सेल, मैं तो ऑन कैमरा में बता रहा हूँ, आईटी सेल के लोग ने जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं सभी को पैसा दिया। 70,000 करोड़ का जो कैग ने बताया था, इसका कोई खर्चा का कोई विवरण नहीं है। पैसा कहाँ गया? शराब की तरह चूहा जो पी गया वैसे पैसा भी कोई पी गया। सोच सकते जेएनयू में एक व्यक्ति का नजीब जी, आप सोचिए, उसमें प्रोटेस्ट हुआ था 2016 में जी, वो लापता हो गए। आज तक सुराग मिला? उसकी माँ आज तक खोज रही। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब आतंकवादी जब आते हैं पाकिस्तान से या कहीं से भी, तो उनका टारगेट रहना मारना, वो हिंदू मुस्लिम, जैसे कि हम मुंबई वाला देख सकते हैं 26/11 वाला, उसमें नहीं पूछते थे कि आप मुसलमान हो हिंदू हो, उनका टारगेट था मारना और मर जाना। तो अब पहलगाम में कहा जाता है कि कलमा पढ़ाया सुनाया गया, खतना चेक किया गया, फिर मारा गया। इतना टाइम होता है आतंकवादी। पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि यादव भी जो है तो वो आरजेडी के सगे नहीं रहे। जब खुद जर्सी गाय बोलते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, विधवा कांग्रेस बोलते हैं जी, वो भी तो राहुल गांधी की माँ है। तो ऐसा नहीं लगता कि भाजपा सीने पे चाकू मारती है और कांग्रेस आरजेडी ये सब मुसलमानों के पीठ पे चाकू मारते हैं? मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। बीजेपी साफ बोलती है कि मुसलमान को वो कंपटीटर के रूप में नहीं देखना चाहती है, ठीक है, वो खुले रूप से मुसलमान का विरोधी दिखता भी है सारे नेता में। आप गया में रहते हैं, गया को सही से समझते भी हैं, प्रेम कुमार जी से कैसा संबंध आपका? तो आप मैसेज पार्टी को दे रहे हैं कि अगर आपको टिकट नहीं मिली तो आप निर्दलीय लड़िएगा और फिर वहां से कमजोर कीजिएगा आरजेडी को? नहीं, ऐसा एक चीज चलता है कि चाचा विधायक हैं तो आपके तो पिताजी विधायक हैं, तो उनके नाम पर कभी रंगदारी ना? नहीं, बिहार में ज्यादातर दो पार्टियों ने राज किया है, आरजेडी और जेडीयू। क्या दोनों ही बिहार के लायक नहीं थी? दोनों ने बिहार का बेड़ा गर्क। आरजेडी से टिकट लेने का क्राइटेरिया क्या है? किस चीज को देख करके आरजेडी टिकट देती है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, लोग के कहने पे टिकट मिल जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका द अनफिल्टर्ड टॉक्स में। आज हमारे साथ महेश सिंह यादव कॉलेज गया के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर कुमार जितेंद्र जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं शिक्षा और देश की मौजूदा राजनीति पर। तो कुमार जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अनफिल्टर्ड टॉक्स पॉडकास्ट में। नमस्कार फैज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमको इस अनफिल्टर्ड टॉक्स में आपने हमको आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद जी सर। एक्चुअली हम लोग जब भी पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का सभी गेस्ट से क्वेश्चन होता है कि आपकी राजनीति और आपकी शिक्षा और आपकी पैदाइश कहाँ हुई। तो आपसे भी यहीं से शुरुआत करेंगे कि आपकी पैदाइश, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई और यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? देखिए, मैं मूलतः गया शहर में का पैदाइशी है, मेरा चैयाटार हुआ और शिक्षा दीक्षा मुझे बिहार में ही मिला। गया में ही मैंने सारा अपना 10वां 12वां सारा कंप्लीट किया। पीएचडी जो मैं मगध विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया हूँ। और जो मेरी राजनीति सफ़र है, मैं 2013 में मगध विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव से किया था और उस वक्त 32 वर्षों के बाद छात्र संघ का चुनाव हुआ था। तो उसमें मैंने अपने 2013 में छात्र संघ का जीवन शुरू किया। संघर्ष पहले भी मैं करता रहता था, मैं दिल्ली में जब था तो बहुत सारी चीज़ें मैं करता रहता था। फिर 2015 में आपको सीपीआई से हमें मौका मिला विधानसभा का चुनाव लड़ने का, मैंने वहाँ भी चुनाव लड़ा। और फिर उसके बाद जो लगातार, क्योंकि पिताजी भी विधायक थे, तो लगातार जो जर्नी थी वो चल रही है। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो राजनीति से चला आ रहा है, आपके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं जी। तो आपने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा है अभी तक? उनकी जर्नी से आपके अंदर क्या क्या लगता है कि ये चीज़ मुझे पिताजी से मिली है? देखिए, अगर होल इन सोल में कह सकूं तो सारी चीजें मैंने उनसे सीखी है जी। क्योंकि जिस जमाने में वो संघर्ष कर रहे थे, उस जमाने में कह सकते हैं 1970 से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और 1970 की स्थिति आप जान लीजिए, जाति पात धर्म को लेकर काफी ज्यादा उन्माद था पूरे देश में। उस वक्त वो अपनी राजनीति करते हुए अपने पीछे एक कारवां जो उनके सिर्फ उन्हीं के दम पे चलना था, जो हम लोग थे, सारे जो भाई बंधु थे, सारे लोग को पढ़ाए लिखाए दीक्षा, फिर कमाना भी है, फिर राजनीति में सक्रिय भी होना है। जिस तरह से लगातार देश का जो दशा था, इमरजेंसी भी उसी दरमियान लगा,
लगातार जेपी आंदोलन भी, ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं भी उनके चरित्र पे दाग न लगे, किसी तरह का उन्होंने किसी को गलत नहीं किया, तो इस चीज से बड़ी मायने रखता है सर। आज के डेट में कह सकते हैं कि पिताजी के पुण्य से सारा चीजें हमें प्राप्त है जी। मुझे ब्रेड और बटर की लड़ाई नहीं है, मगर वो ब्रेड बटर की भी लड़ाई लड़ना था, समाज के लिए भी लड़ना था, प्लस आपको जितने भी हम लोग थे हमें एजुकेशन देना था। जितने भी हम लोग जो 6 भाई हैं तो सभी को एजुकेशन दिया, कोई वकील बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आपका मैनेजमेंट में किया। तो इस सभी को कहीं ना कहीं उन्होंने एजुकेशन में देते हुए और सारे चीजों को कर्म करते हुए, मतलब एक अपने चरित्र को बचाते हुए कह सकते हैं, अपने चरित्र को बचाते हुए सारे काम को करते हुए, संघर्ष करते हुए उन्होंने किया। तो वो हमें एक इंस्पायर करते हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे वही इंस्पायर किए कि इस मौजूदा चीजों में हो सकता है कि कहीं आप वेल्थ कमाने में हेल्थ को नुकसान देते हो, कहीं हेल्थ कमाने में करेक्टर को नुकसान देते हो। ये सारे चीजों को, वेल्थ, हेल्थ और आपको सारे चीजों को, एजुकेशन, सारे चीजों को उन्होंने एक साथ लेकर चला। तो वो हमारे लिए आइडियल है। और जितनी भी मेरे अंदर में राजनीति आप देख रहे हो या मेरी पिताजी से हाँ जितनी भी जीवनी में है मेरा, वो पिताजी से। मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि पिताजी का एक सक्सेस नेता होना उनके बच्चों पर कितना असर देता है? अगर फादर एक बड़े और कद्दावर नेता हैं तो जो उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है कि ये तो नेताजी की बेटा है? हर जगह पर उनको प्रायोरिटी मिलती है, आपकी स्कूली लाइफ में भी ये चीज़ आता होगा कि ये तो फलाने नेता के बेटा है। तो इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? किस किस चीज़ में आपको नुकसान मिलता है और कहाँ कहाँ फ़ायदा मिलता है? देखिए, जो हमारे पिताजी थे, जो हमें कह सकते हैं कि फायदा या नुकसान उनके नाम का, क्योंकि उनका उस तरह का बना हुआ है, मतलब उनका नेचर बना हुआ है, तो कभी गलत को साथ दिए नहीं। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, समाज हो, कभी भी मतलब अगर किसी तरह का अगर कोई भी गलती हो जाए, उसके बाद अगर कोई हमारे घर पे कंप्लेन करने आ जाए तो पिताजी सबसे पहले हम लोग को डांट लगाते थे। तो ये चीज समझ लीजिए कि हम लोग जो अपने पिताजी को देखे हैं एज ए बॉस के रूप में देखे हैं। और जो हमारी माता जी हैं, मतलब अगर हमें कुछ मांगना होता था हम अपनी माता जी से मांगते थे, क्योंकि वो जो सुबह में निकलते थे वो रात को आते थे, क्योंकि उनको जनता के बीच में भी रहना रहता था, उनको ठेकेदारी वो करते थे, ठेका भी करना रहता था, ये सारी चीजें थी। तो एक कह सकते हैं कि प्रिविलेज कह सकते हैं। तो हम लोग तो डरते थे क्योंकि पिताजी का इतना नाम था और एक अच्छे शख्स के नाम थे, तो हम लोग सोचते थे कि लोग ना जाने, क्योंकि अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो अगर फलना बाबू का लड़का है कि तो कोई गलती कर दिया, तो जो चीज मैंने बनाया नहीं, पिताजी का नाम पिताजी ने मेहनत करके बनाया था, क्योंकि हमारे दादाजी के पास बहुत कुछ था नहीं। तो जो भी आज के डेट में अगर हम लोग हैं तो हमारे पिताजी का बनाया हुआ है, तो उस चीज को मैं लेट डाउन क्यों करूं? क्योंकि जब मैंने बनाया ही नहीं तो मैं लेट डाउन क्यों करूं? एक चीज चलता है कि चाचा विधायक हैं, तो आपके तो पिताजी विधायक हैं, तो उनके नाम पर कभी रंगारी ना? नहीं, कॉलेज लाइफ में नहीं, कॉलेज जैसे जिसमें 98 में वो विधायक बने पहली बार बेलागंज से, जब उपचुनाव हुआ था, तो उस वक्त मैं स्कूल में था। फिर 2000 में जब दोबारा वो विधायक बने कोच के, उस वक्त मैं स्कूल में था। और 2005 के तक मैं अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर चुका था। तो वैसा स्कूल में, आप जिस स्कूल में मैं था उस स्कूल में ऐसे ही इतनी गार्जियनशिप में थी, इतनी, क्योंकि आपके समय में टीचर काफी रियायत देते हैं, लड़कों को मारते नहीं है, पीटते नहीं है। उस वक्त का सिनेरियो दूसरा था सर। उस वक्त टीचर मारते भी थे, पनिशमेंट भी देते थे, और घर पे भी अगर आपका शिकायत आ गया तो आप घर पे भी पिटाते थे। और घर वाले लोग बोल देते थे कि हड्डी दे दीजिएगा, चमड़ा रख लीजिएगा। हाँ, बस यही बात होती थी। आप समझ लो कि हम लोग वो जनरेशन है जिसमें गार्जियन बोलता था पीटने के लिए। हाँ, तो मारिए, अगर नहीं सुनता है तो मारिए, अगर वो आप कम मार रहे तो वो भी पीटते थे। तो वो अच्छा चीज था। देखिए, हम बच्चे थे तो उसमें अच्छा नहीं लगता था, मगर आप एक डिसिप्लिन जो होता है, जो सुबह में उठना, मॉर्निंग वॉक करना, वो सारे हम अपने पिताजी से ही, क्योंकि वो उतना जिंदगी में बिजी होने के बाद भी उन्होंने हेल्थ का ध्यान दिया, बच्चों को एजुकेशन पे ध्यान दिया। उन्होंने कभी भी गलत, जैसे आप गलत करोगे तब ना गलत लोग आपके पास आएंगे, आप उससे पैसा कमा रहे हो, ऐसा कभी नहीं। वो विधायक बने तो कभी भी ये चीजें नहीं मैंने सुना है थी किसी से 2 रुपया लिए। तो हमेशा उन्होंने जितना फंड था वो लोगों के बीच में काम किए। वो कहते थे कि मैं, ये मेरा दायित्व है, लोगों ने हमें प्यार से अगर विधायक बनाया तो उनको काम करना। तो एक लगता है संस्कार मिलता है, तो वो संस्कार के रूप से हम लोग चलते, तो हम लोग ठीक है।
आपने बोला सीपीआई से आपने इलेक्शन लड़ा, जी जी हार गए, जी। क्या लगती है वजह? देखिए सर, मैं जब 2013 में जब छात्र संघ का चुनाव लड़ा एआईएसएफ से, ऑल इंडिया जी। स्टूडेंट फेडरेशन से, उस वक्त कन्हैया कुमार भी एआईएसएफ में थे और हम लोग मिलकर संघर्ष करते थे। वो पटना से थे, हम लोग गया में थे। तो उस वक्त हम लोग बहुत चीज एआईएसएफ में सीखे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं राजनीति में। आपको पिताजी विधायक हैं, उसके बावजूद भी जो सीखना होता है जी वो मैंने बहुत चीज सीखा और उस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे बहुत सिखाया। 2015 में जब हमें चुनाव मिला, मौका मिला, सीपीआई की तरफ से थी, आपको 5 पूरे बिहार में 5 लोगों को मिला था, उसमें गया जिला से, मगध से मुझे भी मिला था। हाँ, तो हम स्टूडेंट फेडरेशन के रूप से तरफ से, तो हम लोग चुनाव जब लड़े तो करीबन करीबन हमारे पास 9-10 हजार वोट आए जी और उसमें सीपीआई, सीपीएम और सीपीएमएल, 3 जो वामपंथी पार्टियां थी, एकजुट थी। जी 2015 में लंबे समय के बाद आरजेडी और जदयू का गठबंधन हुआ था पहली बार। बिल्कुल। मतलब पूरे चुनाव में आप समझ लीजिए तो पहली बार आरजेडी और जदयू का गठबंधन 2015 में हुआ। तो जब दो शक्तियां मिलती हैं और क्योंकि वामपंथी थे, हमारा विचार, हमारा आइडियोलॉजी संगठन से चलता है सारी चीजें, जी तो उस वक्त एक जब दो संगठन, एक बड़ी संगठन बिहार में, आप मान के चलिए थी 80% वोट जो उनका है, आप उनके खिलाफ लड़ोगे तो सर वो तो आप हारना तय है। मगर आज संघर्ष अच्छा हुआ, लोगों से इंटरेक्ट हुए, बहुत सारी चीजें सीखे, ऑर्गेनाइजेशन की चीजें सीखे। एक्सपीरियंस की कमी थी उस टाइम पे? हाँ, नया नया चुनाव लड़ रहे थे साहब। देखिए पिताजी के चुनाव में जिसमें वो लड़ते थे उसमें हम बच्चा थे, जी और जब हम बड़े हुए तो वो चुनाव नहीं लड़े थे। सिर्फ 2014 में वो चतरा से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो वो चुनाव सिर्फ मैंने देखा था। तो उसमें कह सकते हैं कि जब एक चुनाव लड़ना और एक लड़वाना, दो अंतर होता है सर। लड़वाने में क्या होता है, आप पे उतना भार नहीं होता है, इतना बोझ नहीं होता है, एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। मगर लड़ने में क्या होता है कि आप जब लड़ते हो तो पब्लिक डोमेन में जाते हो, पब्लिक से इंटरेक्ट करते हो, तो आप बहुत सारी चीज रहती है। आपको पब्लिक से भी मिलना है, लोगों से भी मिलना है, मीडिया से भी बात करनी है, इमेज को लेकर के भी रहता है। हाँ, इमेज कॉन्शियस तो रहना पड़ता है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि आप राजनीति में हो तो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। शिक्षा व्यवस्था का क्या लगता है आपको, बिहार में या पूरे देश में? क्या शिक्षा उस तरीके की है जैसी होनी चाहिए थी? देखिए सर, शिक्षा व्यवस्था में कि मैं तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा हूँ। मैं सिंह यादव कॉलेज करीबन 40-45 वर्ष हो गए हैं, 1980 में खुला था और लगातार पिताजी ने उनमें संघर्ष किया, काम किया, क्योंकि शिक्षा बहुत हमारे यहाँ जो आज़ादी के बाद भी जो एजुकेशन की जो पॉलिसी थी वो बहुत बढ़िया नहीं थी सर। आप लगातार देख लीजिए कि अंग्रेज चले गए थे, मगर अंग्रेज के रूप में जो दूसरे लोग थे वो हिंदुस्तान पे काबिज हो गए और बहुत सारी चीज़ों, शिक्षा व्यवस्था को जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया सर। तो जो शिक्षा अभी मौजूदा की स्थिति है, अगर मैं कहूँ कि अगर सरकारी तंत्र में अगर आप अपना बच्चा को भेजकर, मैं अपने बच्चे को, मैं अगर सरकारी स्कूलों में या सरकारी कॉलेजेस में भेजने के लिए तत्पर हूँ, मतलब तैयार हूँ, कोई भी विधायक हो, अगर या सरकारी स्कूल का टीचर ही खुद क्यों ना हो? हाँ सही बात है, जो भी सरकारी स्कूल का टीचर हो या सरकारी स्कूल का आपका जो प्रिंसिपल हो, जी सरकारी कॉलेजेस का जो शिक्षक हो, वो सारे लोग जहाँ वो पढ़ा रहे हैं अगर अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं तो मैं कहता हूँ वो स्कूल सबसे A1 है। बिल्कुल। मगर अगर आप वहाँ अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हो, आप कॉन्वेंट में भेज रहे हो, आप प्राइवेट कॉलेजेस में भेज रहे हो, तो इससे साफ पता चलता है कि जो वहाँ पढ़ाने वाला, जो वहाँ काम करने वाला व्यक्ति है, वो खुद अपने बच्चों को उस जगह पे नहीं भेज रहा है, तो एजुकेशन का क्या स्थिति होगा वो उससे बेहतर हम नहीं बता सकते। तो ये स्थिति, एजुकेशन का सिस्टम तो थोड़ा सा खराब है बिहार में, थोड़ा नहीं बहुत खराब है। आज़ादी को 80 साल होने वाले हैं। स्टार्टिंग में जब देश आज़ाद हुआ होगा तब तो उस टाइम बहुत सारी मजबूरियां होंगी, बहुत सारे करप्शन होगा। अब तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और चेंजेस आने चाहिए सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में। देखिए सर, सिर्फ पेपर पे चेंजेस है सर। आप देखिए मिड डे मील का किया जाता है कि बच्चों को वहाँ जो बच्चे वैसे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो स्कूल में जाएंगे, वहाँ उनको खाना मिलेगा। मगर आप सोच सकते हैं कि जो खाना बनाने वाला जो वहाँ रसोइया को आप देते हैं, वो खाना क्या 3,000 रुपया में जो रसोइया वहाँ खाना बना रहा है 1 महीने तक, आपको क्या लगता है वो पर्याप्त है? 3,000 रुपया उसके लिए पर्याप्त है महीने का? आज इस महंगाई के दौर में 3,000 रुपया आप किस हिसाब से दे रहे हैं? जो अभी तो शिक्षकों का पैसा अभी बढ़ा है,
वरना पहले जिस तरह से शिक्षकों का पैसा था वो वहाँ जाते थे, पढ़ाते थे, दिन भर समय देते थे। वो अपने, जब आप किसी का पेट अपने आप भरेगा नहीं सर, जी भरा हुआ नहीं रहेगा तो दूसरे को क्या बताएगा। तो समझिए इसकी जो शिक्षा व्यवस्था है, आप देख लीजिए दिल्ली का, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए बगल में झारखंड है, आपको हम लोग से, बिहार से टूट कर वो अलग बना। जी मगर मैं जब वहाँ मैं बहुत अंदर अंदर तक गया, चाहे मतलब कह सकते हैं कि बहुत अंदर तक मैं जब सुदूर आदिवासी एरिया हाँ उसको हाँ आदिवासी एरिया, तो सुदूर इलाका में जब मैं गया वहाँ, मैंने देखा सर वहाँ एजुकेशन सिस्टम, जो वहाँ की लड़कियां पढ़ रही हैं, जी वो लड़कियां करीबन यहाँ के कॉन्वेंट के लड़के को जो 5वां 8वां में पढ़ रहे हैं, क्लास 4 5 8 में, उसको वो आराम से पढ़ा सकती हैं। इस तरह का एजुकेशन सर हेमंत सोरेन के कार्यकाल में वहाँ दिया गया है। तो वो हम क्यों नहीं दे सकते। अब लोग कहता है ना कि बच्चे में कैफियत होती है, कुछ बच्चे पकड़ते हैं, नहीं पकड़ते हैं। मेरा कहना है सर, शिक्षा हर बच्चा के अंदर है सर। अगर आप मौका नहीं दीजिएगा सर, सब बच्चा जो कहते हैं ना बराबर होता है सर, कोई बहुत तेज नहीं होता है, मगर उसको समझाने का तरीका होता है सर। अगर आप अच्छे से समझा दिए, शिक्षक अच्छा मिल गया तो वो अच्छा करेगा सर, नहीं मिला तो नहीं अच्छा किया सर, यही चीजें हैं। बिहार में ज़्यादातर 2 पार्टियों ने राज किया है, आरजेडी और जेडीयू। क्या दोनों ही बिहार के लायक नहीं थी? दोनों ने बिहार का बेड़ा गर्क किया है। देखिए, जिसमें आरजेडी बिहार में आया उसमें आप समझ लीजिए तो वहाँ लड़ाई था पिछड़ा बनाम अगला का, जी और वहाँ लड़ाई थी अस्तित्व का। जैसे आप एजुकेशन कैसे, शिक्षा पर आप कैसे जा सकते हो, पहले तो आपको लड़ना होगा कि भाई अपना अधिकार हम ले। आज़ादी के 60 वर्ष में आप अपने अधिकार से आपसे वंचित कर दिया जाता है। उस चीज को, मतलब जो सबसे पिछले पायदान में समाज में है सर, जी उसको बोलने का अधिकार अगर दिया गया, तो राष्ट्रीय जनता दल के जब कार्यकाल 1990 में जब सरकार लालू जी की आई तब दिया गया। आप सोचिए थी लड़ाई जो कहा जाता है जंगलों का, जंगल राज जो आप जदयू के तरफ से लगातार या भाजपा की तरफ से सुनोगे, ये जंगल राज नहीं था सर। ये लड़ाई, जानते ये बात क्या था कि एक जो कभी बोलता नहीं था वो व्यक्ति जब आपसे उठ कर खड़ा होकर आपसे बहस कर रहा है, तो आपको लगता है ये कैसे, इसकी हैसियत कैसे हो गई, तो ये मेरे से बात कर रहा है। तो उस चीज को उन लोग को बड़ा नागवार लगा, वो समंती सोच वाले व्यक्ति को बड़ा नागवार गुजरा, तेरे ये कैसे बोल दिया। और इस पे संघर्ष शुरू हुआ। इस पे संघर्ष शुरू होने पर यहाँ पे लड़ाई भी हुआ, झगड़ा भी हुआ, नरसंहार भी हुआ, और धीरे 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 चीजें जब ये, तो इसको एक इन्होंने एक मीडिया स्ट्रीम में, क्योंकि पहले आप जान लीजिए थी, पहले लोग कौन थे मीडिया में, एजुकेशन किसके तरफ था, सब फॉरवर्ड, सब अगली जाति की तरफ था। तो उनका एक डोमिनेटेड था सर वहाँ पे पदाधिकारी, उनका मीडिया में वो भाई जज आदि पूरा कोलिज्म सिस्टम में वो है, तो सारा थाना सारा उनका है। तो आप कहीं थे ही नहीं, तो आप लड़ाई, जायज सी बात है, आप ग्राउंड पे 0 लेवल पर लड़ाई शुरू हुआ, और वो लड़ाई धीरे धीरे, तो उसी को लोगों ने कह दिया जंगल राज। मगर आज के डेट में देख लीजिए 2025 में सर, आपके ही आज मैं सरघाटी में बैठा हुआ हूँ, आप कुछ दिन पहले यहीं के एक डॉक्टर को गोली मार दिया गया था सर, तपेश्वर जी को। अभी मैं कुछ दिन पहले उनका ऑडियो सुन रहा था, तो उनको कहा जा रहा था कुछ चीज के लिए 5,000 रुपया आपको जमा करना है थाना में, तब जाके उनको हम अरेस्ट करेंगे। ये ऑडियो पीड़ित को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये 2025 की स्थिति है सर, जिसको हम कहते हैं कि जेजिन जनरेशन कहते हैं जी, जेनजी, हाँ जेनजी जनरेशन कहते हैं। इस वक्त आपकी स्थिति ऐसी है, तो सोचिए 90 के दौर में क्या रहता होगा सर। बिल्कुल, आप सोच सकते हैं। छुआछूत भी मैटर था। छुआछूत था सर, बहुत लोग कहते हैं कि जो आपको बैठने नहीं दिया जाता था। लालू जी जब आए, तो जब उनका बैठने का एक स्टाइल बहुत बढ़िया था, तो वो बैठते थे टेबल पर पैर रखकर, पैर चढ़ा, और पदाधिकारी को खड़ा रखते थे सामने। ये बताना इसलिए चाहते थे कि जब ये ब्रॉडकास्ट हो, जब ये चीजें जो उनके लोग जो उनके से मिलने आता है, वो देखे तेरे यार जो जिन्हें हम चुनकर भेजे हैं, वो एक पदाधिकारी को किस तरह से ट्रीट करता है, यानी कि ये जिसे हमने चुनकर भेजा है वो मेन मालिक है, और जो खड़ा है, जो IAS है, IPS है, वो यहाँ का सर्वेंट है, यहाँ का काम। तो उस चीज को फ्लैश हुआ, और इस चीज में ब्यूरोक्रेसी में इस चीज को बहुत नकारा गया सर, कि लालू जी ने ऐसा किया, लालू जी ने वैसा किया। उन्होंने अंधे को आंख दिया सर,
जिसको कह सकते हैं ना, एक हम लोग का आरती है, थी अंधे को आंख मिला, निर्धन को धन। अपना हक बताया कि हक आप बताया, इस चीज के लिए लड़ सकते हैं, क्या आपका राइट है। सही बात है। आप लोग को जागरूक किया, जब उन्होंने जागरूक किया, लोग जागे। अरे भैया वही तो लोग हैं ना जो वोट देकर आपको 2005 में लालू जी को हटाकर नीतीश जी को दिया। देने वाला तो वही व्यक्ति है। 90 में भी जो मैंडेट जो देना था उन्हीं ने दिया। तो जनता जनार्दन है, अगर जनता चाहेगी कि हाँ देना है लालू जी को देना है, उनके कार्यकाल को देखा, फिर देखा कि नहीं नीतीश जी को देना है, नीतीश जी को देखा गया। अब एंटी कम्बेंसी हो गया, क्योंकि नीतीश जी अब शिथिलता की तरफ चले गए हैं। उनकी चीजें को देखिएगा, काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको सिर्फ फ्रंट में रख कर पीछे से फिर वही मनोवादी सोच वाले व्यक्ति काम कर रहे हैं। आरजेडी का कहना है उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हो सकता है सर, आप जिस तरह से आप देखिए कोई भी सरकारी प्रोग्राम में आप देख रहे थे, कभी माला पहना देना, कभी गमला को पदाधिकारी के सर पे रख देना, कभी भी विधानसभा में कुछ भी मतलब आपत्तिजनक बातें को बोलने लगना। तो ये चीज तो वही बताता है। आपको ऐसा लगता है कि कठपुतली की तरह नीतीश कुमार जी को यूज किया जा रहा है? किया जा रहा है सर। नीतीश कुमार जी को इस्तेमाल सिर्फ जो उनके जात हैं, जो बैकवर्ड जात को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। आपका क्या इरादा है चुनाव को लेकर के 2025 के? देखिए सर, सभा चुनाव में क्या इरादा है, कहाँ से? देखिए सर, हम 2025 में टिकारी विधानसभा से प्रयासरत हैं जी। और मैं आरजेडी की तरफ से लगातार वहाँ पर संघर्ष कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, क्योंकि पिताजी भी हमारे वहाँ के विधायक रह चुके थे 2000 में। तो लोगों का मैंडेट था, लोग आए कि भैया आप लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, तो हम लोगों के बीच में जाए। तो उन्हीं के कथन, उन्हीं लोग के जो, क्योंकि देखिए लोक है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि लोग किसके तरफ है। जब लोग हमको बोल रहे हैं कि आइए चुनाव लड़िए, तो हम लोग वहाँ पे गए और ग्राउंड पे बात किए। तो लोगों ने एक ही बात कहा कि आपके पिताजी ने जितना काम किया है, इस काम के आधारित पे अगर आप निर्दलीय भी आइएगा तो हम लोग वोट करेंगे। तो सोचिए ये लोग का मैंडेट है कि आप आइए चुनाव लड़िए। तो हम लोग देखे थी भाई थी, क्योंकि हम लोग हमेशा महागठबंधन के रहे हैं, हमेशा जो दबे पिछले कुचले लोगों के साथ हमेशा मिलकर संघर्ष किए हैं। तो उन्हीं को लेकर हम लोग वहाँ पे महागठबंधन आरजेडी की तरफ से चुनाव टिकट मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार आपके प्रयास जो है तो वो काम करेगी? देखिए 2023 में मैं स्नातक का चुनाव लड़ रहा था। उसमें मैंने ग्रेजुएशन में करीबन 20,000 वोट बनाए थे पूरे मगध में, जिसमें आपको रोहतास, सासाराम, आरा, बक्सर सब आता है, 8 जिला आता है उसमें। तो उस वक्त महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी थे जगदा बाबू के जो लड़के थे पुनीत सिंह जी। और फिर बाद में हमसे कहा गया कि भाई आप, क्योंकि वोट हम लोग 20,000 बना चुके थे, तो उस पर हम लोग कहा गया कि नहीं आप आइए, मतलब सपोर्ट कीजिए महागठबंधन को, आगे आपको भी जगह दिया जाएगा। तो 2023 में हमने उनको इसी सोच कर दी भाई थी महागठबंधन को जिताना है, और इस प्रयासत में हमने सपोर्ट किया। एक था कि बोला गया था आला कमान से थी आपको आगे जगह दी जाएगी, तो हम लोगों ने उस चीज़ को आगे करा। फिर 2024 में उपचुनाव के लिए भी हम लोगों ने बेला विधानसभा से, क्योंकि जब 2024 में ही लोकसभा हुआ तो सुरेंद्र जी आप जहानाबाद के भी सांसद हो गए, तो बेला खाली हो गया, वहाँ भी मांग कर रहे थे। तेजस्वी जी से बातचीत हुई तो फिर तेजस्वी जी ने बोला था नहीं अभी रुकिए, आपको आगे समय दिया जाएगा। तो 2025 में हम लोग फिर मांग कर रहे हैं। देखिए अगर 2025 के चुनाव में आपको टिकट नहीं मिलती है और जिनको मिलती है, क्या आप उनका समर्थन करेंगे? देखिए सर, ये तो मैंने कहा थी लोकतंत्र है जी। और मैं 2025 में अगर जहाँ टिकारी विधानसभा के लोग अगर कहेंगे तो आइए आप चुनाव लड़िए, टिकट मिले या नहीं मिले, अभी वो कह रहे हैं तो बिना टिकट को भी अगर आप मिलता तो हम आपको सहयोग करेंगे। अगर लोग उस वक्त भी अगर कहेंगे कि अगर टिकट हमको नहीं मिलता, लोग का कहना होगा कि आप चुनाव लड़िए, तो हम लड़ेंगे। लोग, हाँ लोकतंत्र है लोगों का। अगर कोई भी आज विधायक, एमपी, चाहे सीएम बने चाहे पीएम बने, वो लोग के आधार पे है और लोगों से बड़ा कोई है नहीं लोकतंत्र में। तो अगर लोग कहेंगे कि आप, अगर लोग अगर आपके साथ हैं तो आपके साथ सारा लोग हैं। तो इससे पार्टी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? पार्टी पे प्रभाव पड़ेगा तो पार्टी पे तो आप मैसेज पार्टी को दे रहे हैं कि अगर आपको टिकट नहीं मिली तो आप निर्दलीय लड़िएगा और फिर वहां से कमजोर कीजिएगा आरजेडी को। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मैसेज नहीं दे रहा हूँ। मैंने कहा आप वोट काटिएगा आरजेडी का? नहीं, वहाँ लोग के तरफ से मैंडेट, आप लोग भी तो मांग कीजिएगा ना। जैसे आप जैसे वहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं ना आपको, तो आप किसको टिकट दीजिएगा?
लोग तो आपके पास जा रहे हैं, आपके बात रख रहे हैं, आप लगातार हम लोग आपसे मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप वहाँ हमको नहीं दे रहे हैं, जगह नहीं दे रहे हैं, तो लोग कहेगा। मैंने अभी भी कहा कि अगर लोकतंत्र में अगर लोग कहता है तो मैं तो लोग कहने के पर भी सर पार्टी क्या होता है, हम तो पूरे समाज जो लोग है, लोग जिसके तरफ है, जिसके तरफ अति युवा चलता है उसके तरफ पूरा दुनिया चलता है। अगर लोग कहेंगे कि चुनाव लड़िए तो लड़ेंगे। आरजेडी से टिकट लेने का क्राइटेरिया क्या है, किस चीज़ को देख करके आरजेडी टिकट देती है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लोग के कहने पे टिकट मिल जाता है? देखिए, हम लोग तो अभी तक यही समझ रहे थे, आप पार्टी के प्रति वफादार रहिए, लगातार पार्टी का काम कीजिए, पार्टी का जितने भी विचारधारा है उसको आप लोगों जन जन तक पहुंचाइए, पार्टी जिस चीज़ पे बोलती है आप सक्रियता में रहिए, वो सारा चीज़ जो कर रही पार्टी कर रही है उस पे। रंगदार होना भी जरूरी है, पैसे वाला भी होना जरूरी है? देखिए, रंगदार तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए पार्टी इस बार साफ कह चुकी है कि मैं इस बार कोई भी व्यक्ति को, वैसा व्यक्ति जिसकी छवि खराब हो और कह सकते हैं कि जो समाज में गलत मैसेज दिया जा सकता है जी। उस चीज को अवॉइड किया जाएगा। वैसे जो दागी नेता हैं, देखिए क्योंकि अगर आप पब्लिक डोमेन में है तो आप पर भी केस होगा, हम पर भी केस है, मगर मेरे पे जो केस है वो कहते हैं कि सरकारी काम में बाधा। वो क्यों हुआ? क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष हूँ गया जिला का। जी। तो आप समझ लीजिए वहां पे जब आप अध्यक्षता कर रहे हो, आप किसी लोग के बात लेकर पदाधिकारी के पास जाते हैं तो वहां पे तू मैं होती है। बिल्कुल। तो वहां पे अब सीधा सरकार का तंत्र है, वो सीधा 353 लगाएगा आप पे, सरकारी काम पे बाधा का केस करेगा। तो ये केस है, तो आप कहिएगा केस कैटेगरी है तो केस तो भाई आप जनता के बीच में है, पब्लिक डोमेन में है, आप पे केस किया जा रहा है। तो केस अगर वैसा चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो दागी है, जिसपे फिरौती का मांग हो, गुंडाई का मांग हो, मर्डर का हो, बलात्कार का हो, पार्टी इस बार वैसे व्यक्ति को तो टिकट नहीं देगी। आप गया में रहते हैं, गया को सही से समझते भी हैं, प्रेम कुमार जी से कैसा संबंध है आपका? देखिए, प्रेम कुमार बचपन से सर हम लोग देख रहे हैं और बचपन से मैं देख रहा हूँ, मगर अभी तक गया जी में, मैंने गया शहर में एक बदलाव नहीं देखा है। मैं कहूँ, मैं जब राजनीति में आया तब मैंने प्रेम कुमार का चेहरा देखा है। उसके पहले अगर मैं कह दूं, जिधर से उनको वोट पड़ता है, जिस मोहल्ले से, एपी कॉलोनी, सीपी कॉलोनी में, लोग ने उनका चेहरा तक नहीं देखा होगा, क्योंकि वो सक्रिय, वो उनको वोट पड़ रहा है, भाजपा के नाम पे वोट करा, दम सक्रिय, दम खत्म है। ये कहिए कि नगर निगम आने से सफाई भी हो रहा है आपका इसमें शहर में, अन्यथा वो भी नहीं होता था। तो ये कहिए, आप क्या मैसेज देना चाहिएगा अगर प्रेम कुमार जी को कोई अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहें? अब फॉरवर्ड ज़माना आ गया है, अब जो है तो एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो क्या उस तरीके से जैसे पिछली ज़िंदगी में वो रह रहे थे, पीछे कई वर्षों से भाजपा के नाम पे आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे, तो अब वो कब तक चलेगा? देखिए, वो कह सकते हैं, वो कहते हैं कि कुछ करते ही नहीं है वहां का, ना अच्छा ना बुरा। बुरे लोगों का वो कभी विरोध नहीं करते हैं, मैं आपको स्पष्ट बोलता हूँ। तो बुरे लोग जो हैं कहते थे अरे यार ऐसा है विधायक, हम लोग का काम में कभी विरोध नहीं किया। तो जब बुरों का विरोध नहीं करेंगे, अच्छा के लिए आप कभी खड़ा नहीं होंगे, तो अच्छा भैया, आप एक आम जो लोग है उसको क्या चाहिए, नली गली बना हुआ रहे, वो पैसा कौड़ी तो मांग नहीं रहा है। अब बुरा लोग को लग रहा है कि भैया यहाँ पे मेरा जो धंधा पानी है फल फूल रहा है, विधायक कुछ इस पे हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, तो वो कुछ काम नहीं करके 35 वर्षों से गया शहर का विधायक बने हुए हैं, और हम लोग हर बार तो उनको विरोध में वोट करते हैं। मगर आप कह सकते हैं क्या वजह है उनकी जीत में? कि वो कुछ नहीं करते, यही वजह है। जनता भी तो थोड़ा फैसला लेती होगी ना, या फिर सुस्त विधायक को? देखिए, जनता बेसिकली उनको भाजपा के नाम पे वोट दे रही है। तो पूरी गया की जनता जो है तो भाजपा के रंग में रंगी हुई है। भाजपा के रंग में नहीं, आबादी उनका ज्यादा है। जैसे आप हिसाब से देख लीजिए तो पूरे हिंदुस्तान में कितना % वोट है भाजपा का? भाजपा, देखिए भाजपा जाति समीकरण के हिसाब से है, जैसे जिस समाज से, जिस जाति से वो आते हैं, वो जाति गया में डोमिनेटेड है जी। फिर उसके बाद आपका जो एक बिजनेस क्लास जाति है वो भी गया में डोमिनेटेड है। फिर उसके बाद तीसरी आबादी वहाँ कास्ट समाज का है, वो भी। तो ये तीनों आपका भाजपा का वोटर है। एक बच गए आपकी माइनॉरिटी मुस्लिम, जो वहाँ पे है, विरोध में रहते हैं, हमेशा वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, मगर होता क्या थी वहाँ हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। और उससे क्या होता है कि जो वैसे व्यक्ति
जो वोट देना चाहता है हिंदू मुस्लिम करके, जिस तरह से आप देखिएगा वो हिंदू मुस्लिम करके वो डिवाइड हो जाता है, हाँ वहां पे वो सीधा सीधा उसका फल विचारधारा की बात आ जाती है। विचारधारा नहीं कही थी, नफरत का फैला देता है हिंदू मुस्लिम करके, वो चुनाव जीतना है जीत के निकल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिमेरिट है हम लोग का, कि हम लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं कि गया शहर को अगर विकास करना है तो कुछ काम करने वाला विधायक को हमको लाना होगा। जी, एमवाई समीकरण कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया सर, संघर्ष करने वाला जाति है, ज़्यादा भी लड़ने वाला है, और मुसलमान भी अपने अधिकार के लिए हमेशा, चाहे आज़ादी की समय हो चाहे अभी की बात हो। आप मोदी जी ने सबसे पहले जब वो सरकार में आए वो किस चीज़ पे आए? मोदी जी ने सबसे पहले टारगेट उन्होंने लिया कि जितने भी यहाँ रह रहे हैं लोग सब बाहर के हैं, इन पे हम NRC और CA का कानून लाएंगे। जी, इस पे एकजुटता पूरे हिंदुस्तान में हुआ, सारे दल एकजुट हुए और इसका विरोध किया गया। तो ये किसके खिलाफ हुआ? एम के खिलाफ, मुस्लिम समाज के खिलाफ हुआ। आप लगातार जिस जगह पे आप रह रहे हो सर, आप जैसे आप सिरघाटी में रह रहे हो, हम गया में रह रहे हैं, आप आओगे कोई आदमी आएगा, कोई पदाधिकारी आएगा, बोलेगा कि आप हमको कागज दिखाओ कि आप यहाँ का रहने वाले नहीं, तो कोई भी पूछेगा ना, तो हम भी पूछेंगे तुम कौन होता है कागज पूछने वाला। तो ये चीजें वहाँ वो पूरे जब 2014 में जब वो सरकार में आई, उसके बाद ये इस तरह का कानून लाई, तो उन्होंने नफरत बनाने का मतलब डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों में आप नहीं देखे थे कैसे अंग्रेज ने ही पाकिस्तान बनाया, राज को पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया। वो जानता था कि इस समाज में हिंदुस्तान में राज करना है, ठीक है, तो लोगों को बीच में डिवाइड करो, लोग अपने जाति धर्म में टूटे हुए रहेंगे, हम आराम से बिजनेस करके राज करते रहेंगे। वही हाल भाजपा कर रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा सीने पे चाकू मारती है और कांग्रेस RJD ये सब मुसलमानों के पीठ पे चाकू मारते हैं? नहीं नहीं, देखिए आप देख सकते हैं कि जब RJD कांग्रेस लगातार, क्योंकि मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, बीजेपी साफ बोलती है कि मुसलमान को वो कंपटीटर के रूप में नहीं देखना चाहती है, ठीक है, वो खुले रूप से मुसलमान का विरोधी दिखता भी है, सारे नेता में दिखता है। RJD और कांग्रेस ने मिल करके पिछले 75 सालों में मुसलमान के साथ सिर्फ मतलब अपने लपेटे में रखा, दरी बिछवाया। आप बिहार में देखिए कितने % मुस्लिम विधायक हैं, नहीं देखिए कितना % सीट नहीं मिलता है? 8% है अभी। आप जो 8% मुस्लिम की आबादी कितना बिहार में? 18% है। 18% वाले को 8% फॉरवर्ड किया, आबादी कितना है? किसकी मतलब हिंदू में? बुनियार की, हाँ। तो उनका तो टोटल उनका पूरे जातिकरण में मान लीजिए तो 13 से अधिक 10 से 12% है। तो मुस्लिम को उतनी सीट मिल पा रही है जितने के हकदार हैं? नहीं, नहीं मिल पा रही है, साफ बात है। देखिए इसमें भी बात ऐसा है कि बहुत सारी चीजों पे जो आप कह सकते हैं, कांग्रेस हो RJD हो, आपको सबसे पहले बात समझिए, हम लोग जो अपनी बात को रखते हैं जी, तो हम लोग संघर्ष करने के लिए अपनी बात को, अपने अधिकार को लेकर, तो कांग्रेस लगातार चीजों को देती रहती है। आप MY समीकरण को लगातार आपको जो देना हो, जो एजुकेशन हो, आपको जो लड़ाई, जो बुनियादी सुविधा देनी चाहिए, वो सारा चीज वो कांग्रेस दे रही है, RJD दे रही है। आप देखिए थी यहीं सिरघाटी के ही शकील साहब थे जी, उन्होंने वो गुरुआ से सिरघाटी से वो जीते थे जी। उनको मंत्री पद का मिला गया। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? मतलब आप कह सकते हैं कि मंत्री फिर क्या वक्त आया कि वो फिर RJD छोड़ करके JDU ज्वाइन करना पड़ा उनको आखिरी वक्त में? देखिए आप तो उस वक्त का तो हम कह नहीं सकते थे, हाँ भाई तो ज्वाइन तो किए, मगर उसमें समीकरण वैसा था। अब उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, मगर जब लालू जी के राज में थे तो उनको एक मतलब कह सकते हैं कि अगर मगध में जाने मारे नेता हम लोग शकील साहब को मानते हैं जी। अभी भी उनके कार्यकाल। वो तो पहले कम्युनिस्ट थे, वो पहले CPI से ही वो गए थे आपको RJD में, फिर RJD में गए, फिर RJD से वहाँ मंत्री बने, विधायक बने, फिर उसके बाद वहाँ से वो चले गए जदयू में। तब उनका क्या पर्सपेक्टिव था ये हम नहीं कह सकते, मगर ये थी कि हमेशा संघर्ष करने में हम लोग हमेशा उनके साथ में रहे। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण और कितनी ज़रूरी है? क्या है एक समीकरण है जो मुस्लिम वोट बैंक की वजह से खेल जो बनता बिगड़ता है? देखिए सर, पहले तो सारी पार्टी चाहती है कि मुस्लिम मेरी तरफ रहे। प्रशांत किशोर को देख लीजिए, हाँ, ओवैसी जी को देख लीजिए, RJD को देख लीजिए, नीतीश जी को देख लीजिए। देखिए एक बात समझिए, जो लोकतंत्र में मैंने शुरू में कहा था, लोकतंत्र में लोग ही मायने रखते हैं। बिल्कुल। और आपका जो गुलदस्ता है बिहार का, उसमें जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, बहुत अहम भूमिका है, अच्छी आबादी है।
तो अगर एक आबादी लोग हैं, अगर उनकी आप भूमिका मानते हैं, तो वो अगर आपके साथ रहेगा, एक बड़ी आबादी आपके साथ रहने पे आप समझ सकते हैं कि आप मजबूत होइएगा। तो लोग तो यही चाह रही है, क्योंकि देखिए एक बात कहते हैं ना कि लोग को लगता है कि माइनॉरिटी को हम बरगला सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। बहुत संघर्षशील वो है, वो आप लगातार देखिएगा, हर चीज पे, हर मुद्दे पे लड़ते हैं। एनआरसी, अच्छा ये बताइए, भाजपा के साथ अगर माइनॉरिटी जाती है तो सबसे पहले क्या चीज हुआ? एनआरसी ले आया गया, सीए कानून लेकर आया, ठीक है। वक्फ बोर्ड पे हमला किया गया। तो आप लगातार देखिए आपके अस्तित्व पे हमला किया जा रहा है। जी। फिर लगातार आप देखिएगा तो कहीं मंदिर मस्जिद किया जाता है, तलाक मंदिर, मंदिर किया जाता है। आप देख लीजिए कि जिसमें बाबरी मस्जिद का जो घटना घटा था, उसमें कौन थे? तो ये आप समझ लीजिए, तो उनका ये प्रोपेगेंडा है कि हम जब एक सेकुलर जगह पे एकजुट हो जाए, एक गुलदस्ते के रूप में जब हम लोग सब एकजुट हैं, उसमें वो चाहे अंग्रेज के टाइम में भी थे, तो उन्होंने इसी की तरह से डिवाइडेशन किया। डिवाइड करने के बाद वो सत्ता में रहे। इस बार भी वही चाहते हैं कि मैं डिवाइड करूंगा और सत्ता में रहूंगा, मगर इस बार इंटैक्ट है, वोट एकजुट है। और इस बार आप देखिएगा, तो मुस्लिमों का अगर वोट पूरा लेना है तो फिर मीम जो पार्टी है जिससे मुस्लिम ज़्यादातर प्रभावित होते हैं आज के ज़माने में, पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि यादव भी जो हैं तो वो आरजेडी के सगे नहीं रहे। बहुत सारे यादव को दिखेगा कि वो पूरी भीड़ लेकर के वीडियो बनाते हैं कि आज से जो है तो हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, देखिए इंडिया अलायंस के सपोर्टर हैं। देखिए बीच में आप देखिए, लोगों को मैंने कहा ना कि बरगलाने का काम किया गया। आप जिसमें भाजपा आई, वो बोली थी हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और उसमें लोगों के जहन में, देखिए ये आज से नहीं चल रहा है सर, ये आज़ादी के पहले से चल रहा है। और इस चीज़ पे काम जो हो रहा है ना, ये जो आपसी नफरतें हैं, आप देखिएगा कि हर चीज़ पे जरा सा मीडिया को, क्योंकि मीडिया आप जान लीजिए गोदी मीडिया हो चुकी है, तो वो सीधा का सीधा प्रभाव डालती है। जैसे ही आप कोई काम करने बैठिएगा, उस पर मीडिया करेगी कुछ ना कुछ। आपका भी देख रहे थे कि एक मोदी जी का जो वहाँ बोलने वाला एक व्यक्ति गाली दे दिया था, उस पर मोदी जी रोने लगे कि मेरी मरी हुई माँ को गाली दे दिया गया। मैं कहता हूँ किसी भी माँ को, बिल्कुल, मैं कहता हूँ किसी भी माँ को कोई भी गाली देता है वो निंदनीय है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, वो महिलाएं कहाँ थी जब जिन्हें असम में जब नंगा करके दौड़ाया जा रहा था, सही, जो बलात्कार किया जा रहा था आपके इमामगंज, बगल में ही इमामगंज, वहां की जब बेटी जब आपके बीएमपी 3 में जब वहां आती है बहाली के लिए, वो जब बेहोश हो जाती हैं, तो चलते एम्बुलेंस में उनके साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है। कुछ दिन पहले की घटना है, पहले की घटना है, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? हिंदी भाषी को जब महाराष्ट्र में मारा जाता है, उस वक्त मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप जो इतनी बड़ी बात बोलते हैं कि नहीं मेरी माँ को गाली दे दिया गया, आप जब खुद जर्सी गाय बोलते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, विधवा कांग्रेस बोलते हैं जी, वो भी तो राहुल गांधी की माँ है। सही बात है। आप उसके साथ इस तरह का बस अपशब्द भाषा बोल रहे हैं। आपके एंकर जो बैठ के, जो मीडिया में बैठ के अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, उस पर आप एक लफ्ज नहीं बोलते हैं साहब। अब आपकी माँ पर आ गए तो आप, क्योंकि चुनाव आने वाला है, तो आप बोल रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दिया गया। अरे पूरे, मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में किसी भी महिला को गाली देना उचित नहीं है, बराबरी का होना चाहिए। मगर आप जब जाते हैं तो रवन्ना जो पीएचडी देवगौड़ा साहब के जो पोता हैं रवन्ना, हाँ बिल्कुल, वो करीबन उनके पास 500 वीडियो, अश्लील वीडियो है, लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। भी हुआ उनका। आप सोचिए, उनको गिरफ्तार पहले बाहर भेज दिया गया था, मैं कहा गया था आप आइए, भाजपा सरकार इसको बचा लेगी, मगर कानून ने उनको जेल भेज दिया। आप सोच सकते हैं, वो उनके लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी हाथ पकड़ के बोलते हैं इनको वोट दीजिए। वो जिनका बलात्कार कर रहा था, वो जिनका वो रेप कर रहा था, वीडियो बना रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, वो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी नहीं थी। सही बात है। उस पर मोदी साहब कुछ नहीं बोलते। यही है बात है साहब, तो वो कहते जरूर हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि उनका डिग्री को लेकर सर बात हो रही है। आप सोच लीजिए, वो बोलते हैं कि मैंने बीए किया, एमए किया, आरटीआई के माध्यम से 2016 में मांगा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी से भाई, जिसमें वो वहां पे थे, उनका इनरोलमेंट दिखा दीजिए आप हमको। दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट चली जाती है, अब बोलती है कि ये उनका निजता चीज है, हम दिखाने में सक्षम नहीं, हम क्यों दिखाएं किसी का निजी प्रॉपर्टी। आप बताइए सर, कोई देश का प्रधानमंत्री कहीं बैठ के बोले कि मैं एमए किया हूं, बीए किया हूं, चाय बेचा हूं, और उसके पे सवाल खड़ा हो तो अब वो अपने हर चीज बोलते हैं कि मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा, और जब आपको दिखाने की बारी आती है
आप हाई कोर्ट जा रहा है विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जी कि हम नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएगा? जैसे मैं पीएचडी किया हूं, अगर मेरे पीएचडी पे होगा तो मैं अपना डिग्री बिल्कुल। दिखाऊंगा ना साहब, जी ये मेरी डिग्री है। इतना सा चीज है, दिखाने में क्या, ये बात एक्चुअली में मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो फर्जी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई मांगा जा रहा है, आप बोलते हैं मैं पानी की तरह, मैं शीशे की तरह पारदर्शिता में है, तो आप उसको दिखाने में संकोचित क्यों है? और आप संकोच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर तो छल। जाहिल पीएम होने में कोई बुरी बात थोड़ी है। देश का तो बेड़ा गर्क है ही है। आपको चपरासी की नौकरी चाहिए तो आपको ग्रेजुएशन करना है, आपको प्रधानमंत्री बनना है तो कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं कहता हूं कि हमारे सिस्टम में एजुकेशन मायने नहीं रखता कि आपको प्रधानमंत्री बने, विधायक बनना है, एमपी बनना, इसका कोई, जो हमारा संविधान कहता है कोई भी बन सकता है। हाँ बिल्कुल। मगर सर उसमें एक हल्फनामा दिया जाता है, एफिडेविट दिया जाता है कि मैं जितने भी चीजें इसमें बता रहा हूं, लिख रहा हूं, वो सही है। अगर इसमें कोई चीजें गलती हो जाएंगी तो मुझ पे 420C का केस हो जाएगा। जैसे आप नौकरी में जाइएगा तो एफिडेविट देते हैं बिल्कुल कि ये मैंने, ये जो मेरा डिग्री है सत्य है, अगर इसमें सत्य पाया जाता है तो मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए, 420C का केस किया जाए। मगर जब वो एफिडेविट देते हैं कानून के तरफ से, और जब उस चीज को पेश किया जाता है, जब मांगा जा रहा है, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, आप उस पर स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मामला है सत्य। एफिडेविट का मतलब क्या हो गया फिर? मतलब प्रधानमंत्री अगर एफिडेविट दिए, यूनिवर्सिटी भी डरती है पीएम से। अरे भैया सरकार उसकी है तो पूरा देश डरता है। आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। आज अगर वो चाह जाए तो अभी जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सरकार का तंत्र है, दोनों को कर दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं जेएनयू में एक व्यक्ति का, नजीब जी, आप सोचिए, उसमें प्रोटेस्ट हुआ था 2016 में जी, वो लापता हो गया। आज तक सुराग मिला? उसकी माँ आज तक खोज रही है साहब, बिल्कुल आज तक खोज रही है। लोगों का कहना है कि नजीब अब नहीं रहा, मगर अभी भी ना पेपर में ना पुलिस में नजीब का कोई पता नहीं है। उसकी माँ अभी भी खोज रही है, और कोई भी माँ खोजेगी साहब। अगर मेरा भी बच्चा है, अगर जब तक उसका बॉडी नहीं मिलेगा, रिसर्च टीम ने भी काम बंद कर दिया कि अब इसमें खोजने से कोई फायदा नहीं है। कहाँ गई? एक व्यक्ति कहाँ गया जो जेएनयू का स्टूडेंट था? कहाँ गायब हो गया? वो माँ नहीं है क्या? कोई वो माँ नहीं है क्या? नजीब की माँ नहीं है? आप उसका बेटा गायब कर दे रहे हो साहब। मतलब कि आपका क्या नाम, हिपोक्रेसी ऐसा हो गया है कि उसका बेटा गायब हो जा रहा है। पुलिस प्रशासन जो दिल्ली पुलिस जो कहते हैं सबसे ज्यादा सचेत है, मुंबई पुलिस है जी। उसके बाद एक लड़का गायब हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। अब ऐसा गृह मंत्री फिकाय के लिए हैं आप, जब एक व्यक्ति को नहीं खोज पा रहे, एक माँ का बेटा नहीं मिलवा पा रहे हो। अब आप बात कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दी गई। कहाँ है ये? मैं सवाल है सर, और ये जहन में है कि अगर आप समझ लीजिए कि हर एक माँ का ये सवाल है कि मेरा बेटा गया कहाँ। कल के डेट में मैं गायब हो जाता हूँ, मेरी माँ रोते रोते अंधी हो जाती है, बूढ़ी है, मर जाती है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब। एक माँ अपने बेटे को भेजा यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, लायक बनाने के लिए, खून से सींच कर उसको वहां भेजा था साहब, वो गायब हो गया, आवाज तक पता नहीं चला। तो वैसे सरकार की क्या जरूरत है? वैसे सरकार निकम्मी है सर। मैं उस सरकार को एकदम विरोध करता हूं जी। आप किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्ति को आप गायब कर दे रहे हो, क्या है ये? अपने खिलाफ नहीं सुनना चाहती बीजेपी। कहाँ सुन रही है साहब? आप 9 साल से कोई मांग रहा है आपसे डिग्री दिखा दो साहब, वो आप दे नहीं रहे हो। नजीब की माँ बैठी हुई है, बोल रही मेरा बेटा कहाँ गया, वो नहीं दिखा रहे हो। आप यहाँ से आदि बोलते हो कि बांग्लादेशी आके भर गया। तो भैया आपका गृह पूरे देश की सुरक्षा आपके हाथ में है, सारे बॉर्डर की जिम्मेदारी आप बोल रहे थे पूरा एक पत्ता नहीं हिल सकता है। अब आप बोल रहे हो बांग्लादेश से सारे लोग एंट्री कर गए हैं बिहार में, इसलिए सर जिस तरह से स्पेशल आपका जो जितना हुआ था नागरिकता वाला, जो अभी वोटर वाला पे, आप सोच सकते हैं ये क्या है? मैं एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं बाहुबली हूं, कोई अंदर आ नहीं सकता, और फिर दूसरी तरफ आप ही इल्जाम लगा रहे हो कि बहुत सारे लोग अंदर आके बैठे हुए हैं। गलती खामियां किसमें है? मैं सैनिक में नहीं कहूंगा, गलती सरकार की नीयत में है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप बोल रहे हो सर वन पेंशन, वन नेशन वन इलेक्शन। आप बताओ बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हुआ एक बार में करवा लेंगे क्या? नहीं करवा पाएंगे। आप एक बार बताओ, आप सारे पेंशनधारी को खत्म कर दिए, भाजपा आई पेंशन खत्म कर दी, तो ये भाई आप पेंशन नहीं मिलेगा।
आप अभी जो 1100 रुपये जो बूढ़ा बूढ़ी को दिया जा रहा है वृद्ध पेंशन, जी। वो 400 से आप बढ़ाए हो। एक तरफ जो आपके यहाँ सरकारी काम कर रहे हैं उनका आप पेंशन खत्म कर रहे हो, और एक तरफ आप बोल रहे हो 1100 रुपये हम बढ़ा के दे रहे हैं, तो खत्म। तुमको इतना सहानुभूति है बुजुर्ग महिला पे, बुजुर्ग पुरुष पे, तो तुमने पेंशन क्यों खत्म किया? यानी आपको, सरकार को समझ में आता है जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात उसको जरूरत होता है, वो कमाने लायक नहीं होता, तो उसको पैसा मिलना चाहिए। तो पेंशन स्कीम आपने क्यों बंद कर दिया? जो सरकार में काम कर रहे हैं उसको क्यों खत्म कर दिया गया? उसको लेकर भी जो इतने फौजी थे सब गए थे ना जी। आप अग्निवीर लेके आए। अभी हाल फिलहाल में अपने नवादा में देखा था, तो एक अग्निवीर का उंगली कट गया बेचारे को, तो उसको घर भेज दिया गया, पैसा दे दिया गया। इनकेस वो पैसा किसी बिजनेस में डाला, वो खत्म हो गया साहब, वो भी पैसा पूरा नहीं मिला साहब, खत्म हो जाता है, नहीं मिलता है। उसके बाद वो क्या करेगा? पहले तो विकलांग हो गया, बिल्कुल, पैसा सारे खत्म हो गए, तो बोलेगी सरकार इसमें क्या करेगी? तो पेंशन क्यों खत्म की साहब? ये अग्निवीर योजना क्यों लाई? इसमें मोरलिटी जो हमारे, मैं बताता हूँ, एनसीसी में जो लड़के पहले पार्टिसिपेट करते थे कि हमको सर्टिफिकेट ची मिलेगा तो हमको डायरेक्ट आर्मी में बहाली मिल जाएगी, वो अब एनसीसी में जाना नहीं चाहते, क्योंकि अग्निवीर वाला सिस्टम आ गया, वो जाना नहीं चाहते, एनसीसी में बहाली नहीं ले रहे साहब। लड़कों का रुझान खत्म होता जा रहा है। 4 साल आप मेहनत कीजिएगा, उसके बाद 5वां साल अगर आपको चुना जाएगा तो 25% चुना गया, नहीं तो फिर कहानी खत्म हो गया, आप घर जाइए, बोर्डिंग बिस्तर बन गए, कहाँ जाइएगा? 4 साल में लोग को क्या समझ में आएगा? और हर बार सरकार ये ट्रेनिंग देते रहेगी क्या? बिहार में क्या हो रहा है बताइए ना आप। 70,000 करोड़ का जो कैग ने बताया था, इसका कोई खर्चा का कोई विवरण नहीं है, पैसा कहाँ गया? शराब की तरह चूहा जो पी गया वैसे पैसा भी कोई पी गया क्या? पूरा का पूरा सिस्टम खराब है सर। आप समझ लीजिए, पूरा देश हमारा, अगर कहिए 2024 में जो स्थिति बनी हुई है, जो भी वोट दे रहा है इस बार, आप ही समझ लीजिए, देश को जितना हिसाब से इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कर्जा पहुंचाया जा रहा है, आज के डेट में आप सभी लोग कर्जा पे डूबे हुए हैं। पेट्रोल 2014 में कितना था साहब? 60 रुपए। बिल्कुल। अभी आप देख लीजिए 106 रुपए, 110 रुपए ऐसा, और उस टाइम महंगा लगता था, एलपीजी था 450 का सर, अभी कितना है? 1000 रुपया। अभी आप सोच लीजिए, उस पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है, और पहले तो पेट्रोल मिलता था 60 रुपए का जी, कोई मिलावट नहीं। अगर मिलावट होता था तो आप कंप्लेन कीजिए, वो पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा। अब 20% आपका इथेनॉल सरकार पहले ही मिलावटी दे रही है, तो लीजिए। और उससे क्या बोलते हैं, इफिशिएंसी, मतलब जो पर्यावरण में है ना, पॉल्यूशन कम होगा। पर्यावरण में मिलावट से अगर पोल्यूशन कम होता, मान लिया, चलिए हमको नहीं पता, मान लिया कम होता है, उस गाड़ी का इंजन का एफिशिएंसी कमेगा कि नहीं? बिल्कुल, एफिशिएंसी कमेगा, आपका पूरा जो चीज है, इकोनॉमिकल सिस्टम है, वो खराब होगा। जो हमारा पैसा तो कमा नहीं, 106 रुपया के से 110 रुपया ही है, 60 रुपया तो हुआ नहीं है, तो कहाँ है सर? जीएसटी आप कहाँ बढ़ा के भेज दिए हैं, कहाँ कीजिएगा साहब? अभी 2 स्लैब खत्म हुआ जीएसटी का। अरे जीएसटी का 2 स्लैब खत्म किया है, 350 सीसी से नीचे से गाड़ी लेते हैं आप, तब आपको फायदा, नहीं तो 350 सीसी के ऊपर है तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा साहब। आप कोई भी 4 व्हीलर लीजिएगा साहब, तो उसमें टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब एक गाड़ी आपका जो 20 लाख की, वो सीधा आपको पड़ेगा 27 लाख का, 28 लाख का, सोच लीजिए। और इस जीएसटी के कम होने के बाद भी जो 10 रुपए का बिस्कुट था, वो 10 रुपए में ही मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग में इसको देखिए, वही आप पहले भी 5 रुपया मिलता था, तो पहले 50 ग्राम मिलता था, 25 ग्राम मिलता है। मगर आप समझ लीजिए सिस्टम, आप समझ लीजिए सर, ये सिस्टम है कि वो सरकार पहले यूरिया जो मिलता था 4.5 रुपए, 450 रुपए का मिलता था। अब उस पे बोरी पे लिखा हुआ रहता थी 2500 रुपया यूरिया का दाम है, उसमें 1000 रुपया सरकार इसमें डिस्काउंट करके दे रही है। उसमें हमें महंगा लगता था साहब। तो देश के किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है सरकार। आप देखिए, किसान आंदोलन हुआ, उसको क्या, अच्छा एनआरसी और सीए पे क्या बोला गया, ये लोग सब बांग्लादेशी हैं, ये हैं वो हैं। फिर जब किसान आंदोलन हुआ तो सब खालिस्तानी हैं। 1 साल तक टीका फलना हुआ, चिल्ला हुआ, खालिस्तानी सरकार वापस ले ली। आज वही पंजाब में बाढ़ आया हुआ है साहब। आप बता दीजिए, वहां पंजाब में सारे लोग अपने से मेहनत कर रहे हैं, लोग आप एक दूसरे को साथ दे रहे हैं और आप काम कर रहे हैं, सरकार कितना उसमें देख रही है। पूरा बाढ़ से कितनी जाते हैं, देख के अमित शाह का है, 4 लोग को यहाँ लोकल को बुला के लाओ, इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको सर, आप कंटेंट बनाते हो, मुझे पता नहीं थी आपको भाजपा के जो
क्या कहते हैं जो टीम होते हैं IT सेल। IT सेल वाले आपको कांटेक्ट किए थे नहीं किए, आप जान लीजिए कि भाजपा के IT सेल, मैं तो ऑन कैमरा में बता रहा हूँ, IT सेल के लोग ने जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं सभी को पैसा दिया है, फोन करके बोला कि आप भाजपा के हित के लिए काम कीजिए। हम आपको पैसा देंगे। बिहार में जी, ये चुनाव के लिए, आप यही समझ लीजिए। बिल्कुल। तो इतना पैसा आया कहां से? मैं 10 साल में, आप बोलते हैं जी कांग्रेस ने लूटा, भैया कांग्रेस लूटा तो बेचारा हर जगह पे, हर आप 70 साल वो लूटी, तो आप उसका कहीं भी आप पूरे हिंदुस्तान में कार्यालय देख लो, बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा। तुम 10 साल भाजपा की सरकार में आप सभी जगह देख लीजिए तो 5 स्टार फेल है साहब। गया में ही आपको बेला के पहले जो चाकम के पहले आप बढ़ोगे वहां पे नोटबंदी के कुछ दिन पहले ही भाजपा कार्यालय बनने के लिए बड़ी सी जमीन अमाउंट खरीदी गई थी। नोटबंदी के पहले पैसा, जो नोटबंदी का नया करेंसी है वो आ जाता है भाजपा के जो मंत्री के जो बेटा बेटी उनके हाथ में मिल जाता है। एंकर साहब बोलते हैं उसमें चिप लगा हुआ है, खोल लिया जाएगा। कितना झूठ बोलोगे साहब आप, डिग्री आपकी झूठी, आप नोटबंदी थी मैं काला धन लेके आऊंगा, सारा काला धन तो आपके सब का जो आपके पार्टी में आया वॉशिंग मशीन में आया, तुम घुल के निकल के तुम साफ सुथरा हो गया, चकाचक निकल गया। ये तो स्थिति है। आप बताइए ना, आप किसको, जिसको चाहते हैं आप, पूरी की पूरी सरकार झूठी है। अब इस सरकार, झूठी सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? अरे सर एक लंबे समय तक आप झूठ बोलते बोलते ना आप झूठ में ही जीने लगोगे, वही ये सरकार जी रही है। मेरा एक सवाल था आपसे जी, MIM को लेकर के कि MIM को अलायंस के लिए क्यों नहीं एकजुटता हो रहा है RJD और MIM के बीच में? देखिए सर, इसमें मध्यस्थता क्यों नहीं हो रहा है? 2 कारण है। इसमें मैंने भी बहुत चर्चा किए थे आला कमानों में, जो नेता जो हमसे बातचीत होती है, तो देखिए बात ऐसा है कि अगर उससे आप जैसे ही गठबंधन करते हो, सीधा यही भाजपा का टीम बोलेगी देखिए कट्टरता के साथ गई महागठबंधन, और अगर उसके साथ आप अलग रहते हो तो MI पर सवाल उठता है कि देखिए बी टीम है, वैसे ये बी टीम है। स्थिति है कि उसको कहा जाता है कि अगर आपको मिलेगा तो भी नुकसान और नहीं मिलेगा तो भी नुकसान। तो इस पे एक बातचीत चल रही है क्योंकि हाँ जो हमारे आला कमान है वो बातचीत कर रहे हैं। 2020 में भी ओवैसी जी की तरफ से कोशिश किया गया था, उस इलेक्शन में भी 5 साल बाद फिर से कोशिश किया जा रहा है। क्या लगता है इस बार कुछ बात बनेगी? देखिए सर, आला कमान तो कोशिश कर रहे हैं, इस बार तो जो बातचीत हो रही है, क्योंकि हम लोग तो टिकट मांगने वाले में से हैं। गठबंधन वाले में तो हम बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकते हैं कि भाई गठबंधन, क्योंकि नहीं आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ, राय हम एक बात होनी चाहिए, गठबंधन होना चाहिए, क्योंकि जो भी महागठबंधन में इस बार जो भी एंटी भाजपा रहे उसके साथ एकजुट होना चाहिए। क्योंकि अगर बिहार हमेशा क्रांति का पहला पद रखता है, चाहे आप ईटा रखता है या शिलान्यास होता है, क्योंकि गांधी जी ने भी अपना चंपारण से शुरू किया था, तो हम लोग भी इस चीज को है कि इस बार बिहार से शुरू हो और 2029 में पूरे हिंदुस्तान में हो। अभी आप देख ही रहे थे पदयात्रा में जिस हिसाब से महागठबंधन जिस मजबूती के साथ सासाराम से लेके पूरा घूमते हुए बिहार को पटना में जब खत्म किया गया, तो आप मजबूती और लोगों में जो रुझान मैंने देखा, मैं भी टेकारी के नेपा में मैं करीबन 10,000 के समर्थकों के साथ मैं वहां पर खड़ा था, राहुल जी तेजस्वी जी के साथ स्वागत में था। वहां पे VIP के साहनी साहब भी थे, फिर आपके लेफ्ट के दीपांकर भट्टाचार्य भी थे, तो बाकी सारे लोगों को जितना भी हेल्प होते उनके स्वागत में हम लोग थे। और जो भीड़ में उमंग थी, बुलाई हुई नहीं थी भीड़, सर आई हुई थी। 500 रुपए पे नहीं आए थे ना। आप देखिए अभी हाल फिलहाल में आप देखिए मोदी जी गया जी में आए थे, वहां पे जो ITI कॉलेज के छात्रों ने बैठ दिया, आपके भी जहन में होगा, एक औरत कह रही है कि साड़ी लुगा मिलेगा, फलना मिलेगा, पर्स रखवा दिया गया, पर्स गायब हो गया। तो सिस्टम आप देख लीजिए सब कुछ को। जो दीदी आदि जो जीवी वाली जो दीदी लोग थी सारे उनको भी बुलाया गया था, जीविका दीदी वाला को आपको आना अनिवार्य है। आपको बंद किया गया, इस पे आपको क्या लगता है? इस पे मैं आपको बताता हूँ, हर पदाधिकारी को कहा गया था जितने भी स्कूल बसेस हैं उसको बुलाइए, यहाँ सरकारी तंत्र में इस्तेमाल कीजिए। मोदी जी जब आए तो आपने कितना तिरंगा देखा उनके स्टेज पे जहां वो थे, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम था।
सरकार के मोदी जी तो कोई भाजपा के नहीं थे, जी सरकार के हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। आपने कहीं तिरंगा देखा क्या? आप बताइए, कहीं नहीं देखिएगा। सब जगह आपको कमल छाप। मोदी जी सरकारी पैसे से भारतीय जनता पार्टी का अपना ब्रांड का प्रचार कर रहे हैं और उसकी आर्थिक बोझ हम लोगों को मिलता है। वो जो लोग लाए गए वो पैसा कहाँ से आएगा? बिहार के जनता, वो जितना बार आएंगे ना उतना ज्यादा कर्जा बिहार के लोगों पे मिलेगा। अब मिलता क्या है उनको कि हमने 13,000 करोड़ का आपको दे दिया, क्या मिला? ट्रेन चला दिए, फलना चला दिए, क्या मिल रहा है? एक भी फैक्ट्री बनाए क्या? उन्होंने कहा था ना तो गुरारू के चीनी मिल हम शुरू कर देंगे, शुरू हुआ क्या? अरे हम बात कर रहे हैं सर, नहीं हुआ सर। तो आप सिर्फ कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातों को बोल रहे हैं, और जब ग्राउंड जीरो पे होना होता, चुनाव खत्म, कहानी खत्म, भैया यहाँ से उठाओ। अब बिहार का चुनाव खत्म हो गया, कहाँ का चुनाव है नेक्स्ट, उस स्टेट में जाओ, वहाँ मैं यहाँ से रिलेशन है, बोल देना है, थोड़ा सा रोल लेना है, उसके प्रति आपको सहानुभूति देना है। आप बताइए, जो व्यक्ति अब तो जातीय आधार पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जदयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज जी, वो बोलते हैं कि वो तेली समाज के नहीं आते हैं। अच्छा, आप समझ लीजिए। सर थोड़ा नज़र पहलगाम पे डालेंगे। जब पहलगाम की घटना घट रही थी उस टाइम पे आप एज ए नेता और एज ए सोशल वर्कर आप पर क्या बीत रहा था? देखिए सर, अब जैसी बात है, हम लोग भी घूमने जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, जी कहीं पर इस तरह का घटना घटे, जैसे आप गया में ही रह रहे हैं, यहाँ भी पिंडदान हो रहा है पितृपक्ष में, और यहाँ किसी तरह का इस तरह का अप्रिय घटना घट जाए, तो एज ए लोकल हम लोग को कितना बुरा लगेगा। सही बात। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहलगांव में जब ये घटना घटी, हम लोग वहां गए, घूमने गए, हमारे साथ ये घटना घटी, पहले तो आदमी खुशी में गया, बिल्कुल वहां गमगीन हो गया, कोई अपने आप को लॉस किया। वहां के टूरिज्म पे कितना इफेक्ट पड़ता है ये आप समझ लीजिए। कि जो अब लोग जाने से डरेंगे, तो जो गोली मार के निकल गया उसको तो कहीं ना कहीं पैसा मिल रहा है टूरिज्म में, ठीक है। और जो व्यक्ति वहां मेहनत करके टूरिज्म के माध्यम से वहां मेहनत करके, होटल हो चाहे गाइड हो या किसी वहाँ तरह, के लोकल लोग पे बहुत असर, बहुत इफेक्ट पड़ा सर। देखिए, अब एक डर सा समा गया कि भाई वहां जाएंगे, इस तरह की घटना घट गई तो बच के नहीं आएंगे, इतना अच्छा काय के लिए जरूरत है भाई एंजॉय का। तो वहां लोकल का इकोनॉमिकली ये जानबूझ के किया गया, आप ये नहीं समझिए, इसलिए किया गया कि वहां के लोग जब टूरिज्म से पैसा नहीं कमाएंगे, जब पैसा का तंगी होगा तो कमजोर रहेंगे, तो हम कुछ पैसा दे के उनको जो चाहेंगे वो करवाएंगे। ये सोची समझी टूरिज्म, आतंकवादी घटनाएं कोई इस तरह से लोग जो मेन स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं उसको हटाने का काम है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट है इमेज खराब करना। तो भैया देखिए, आप अगर कश्मीर में पहलगांव तरफ जाते हो तो आपके साथ इस घटना घटेगा, तो हिंदुस्तान के लोग वहां नहीं जाओ। एक तो इससे एक नजरिया हो गया। तीसरा हो गया कि आपको एक कहते हैं ना पर्टिकुलर समुदाय के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में आपको एक नेगेटिव थिंकिंग करवाने के लिए ये घटना हुआ कि भाई उससे पूछा गया कि हिंदू कौन है, इस पर लेकर मारा, कलमा पढ़ने के लिए, ये तरह का चीज। तो आप समझ लीजिए ये सारा चीज मुझे संयोजित लगता है, और क्योंकि मैं तो इस पर बोल नहीं सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, मगर मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं साजिश है, और ये साजिश पूरे हिंदुस्तान। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब आतंकवादी जब आते हैं पाकिस्तान से या कहीं से भी, तो उनका टारगेट रहना मारना, वो हिंदू मुस्लिम, जैसे कि हम मुंबई वाला देख सकते हैं 26/11 वाला, उसमें नहीं पूछते थे कि आप मुसलमान हो हिंदू हो, उनका टारगेट था मारना और मर जाना। तो अब पहलगाम में कहा जाता है कि कलमा पढ़ाया सुनाया गया, खतना चेक किया गया, फिर मारा गया। इतना टाइम होता है आतंकवादी के पास? देखिए, उनको ब्रेन वॉश किया गया सर। आप देखिए, इतना हिंदू मुस्लिम किया गया ना। आप रोजीना अगर टीवी देखोगे ना, तो रोजीना अगर आपको कोई कंटेंट मिलता रहेगा तो अरे यार ये देखो हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसे हो रहा है, मेरे हिंदू भाइयों के साथ ऐसे हो रहा है। तो अगर आप एज ए मदी सेकुलर नहीं, यदि आप कॉम्युनल नहीं भी हो, तब भी आप हो जाओगे। उस तरह का माइंड वॉश किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। जो सरकार है जो अभी फिलहाल, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर करके आपस में इतना बैर कर दिया ना, लोग जहन में वो चीज हो गया है। आप समझ लीजिए, अगर मैं आपको कहूं कि मैं किसी चीज को लेकर आपको लंबे वर्षों से मैं बोलता रहूं कि अरे ये ऐसा है कि भाई ये व्यक्ति गलत है, मिराज भाई गलत है, तो एक बार किसी दिन वो व्यक्ति हल्का सा गलत भी करेगा ना, तो आपके जहन में हो जाएगा अरे यार ये तो गलत
शुरू से बोला जा रहा हाँ तो ये गलत गलत है। यही पैटर्न आपके हिंदुस्तान के मीडिया के थ्रू पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है, और यही काम जो आतंकवादी हैं उन्हें भी किया जा रहा है ट्रेनिंग में। तो देखिए आपके लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है, और जो पूरी घटना है पुलिस को लेट से आने का, ये सारी चीजें होती हैं। आप देखिएगा जब भी सरकार बैकफुट पे आती है तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। आप ये या चुनाव जब आने वाला होता जी 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 पैटर्न आप देखिए, जब ऐसी कुछ होती है, जब सरकार को पुलवामा हाँ पुलवामा अटैक हो जाए, चाहे आपके पहलगांव हो जाए, जब चुनाव कहीं ना कहीं हो, जब उनको लगता है कि डर लगता है मुद्दा भटकाने के लिए आप सोचिए ना 40% आपको जो जीएसटी बढ़ा दिया गया, इस पे आपको कहीं आपको लगा इस मुद्दे को ला के कहीं से मेरी माँ को गाली दिया गया, उस चीज को आराम से निकाल दिया गया। तो ये सरकार करती है साहब। वोट चोरी वाला मसला जो अभी चल रहा है, हाँ। चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी की जो लगाई हुई आरोप है उस पर हम उस तरीके से नहीं सबूत को दे सकते, या वीडियो हम नहीं रिलीज कर सकते हैं, बिहार की या हिंदुस्तान की माई बहन का वीडियो वोट डालते हुए नहीं दे सकते हैं, आपत्तिजनक है। किस तरीके से इसको देखते हैं? चुनाव आयोग का ये मन गलत है या फिर ऊपर से सब कंट्रोल है? अच्छा, चुनाव आयोग में जो लिखा हुआ थी 45 दिनों में मैं वीडियो फुटेज दे सकता हूँ, तो आप 45 दिनों में वीडियो फुटेज, उसमें हमारी माँ बहनों का मतलब इज्जत नहीं आएगा क्या? उनकी प्राइवेसी भंग नहीं होगी? 45 दिन तक उनका भंग नहीं होगा, मगर 6 महीना बाद अगर मांगा जाता है तो उसकी निजता का हनन हो रहा है। रैली में भीड़ दिखाया जाता है, वहां पर माँ बहन की इज्जत आप देख लीजिए नहीं आती है, औरतों की भीड़ दिखाई जाती है सभी जगह सर। आप देख लीजिए ये जानबूझकर, जो आप सोचिए चुनाव बिहार का आना है, अब आप एसआईआर का मुद्दा ले आके चुनाव आयोग बोलती है कि मैं पुनः निरीक्षण करवाऊंगा, विशेष पुनः निरीक्षण आपका हो रहा है वोटर लिस्ट का। क्या जरूरी है? अभी चुनाव होने के बाद करवा सकते थे। एक घर में जब जिसमें राहुल जी ने निकाल के लाए थे, एक घर है उसमें 80 लोग हैं। सही बात है। अब वो सारे लोग टेनेंट हैं, किराएदार हैं, और सारे भाजपा का, वो घर भी भाजपा का, वहां पे जितने भी लोग बन रहे हैं सब जगह से आके वहां भाजपा का वो वोटर बन रहे हैं। क्या है ये? एक ही फोटो का आपने देखा था कि 4 फोटो लगा हुआ है, वही व्यक्ति चारों जगह पे है। यानी यहाँ पर भी अगर आज सिरघाटी का चुनाव हुआ, क्योंकि बिहार में जब चुनाव होता है 4 फेज में 5 फेज में, तो आप मान लीजिए सिरघाटी का गया जिला में सिरघाटी का चुनाव हुआ, पटना में चुनाव इसके बाद दूसरे फेज में हुआ, तो यहाँ आप वोट दीजिएगा, पटना जाइएगा वहां वोट दीजिएगा, फिर मुजफ्फरपुर जाएगा वहां वोट दीजिएगा। यानी कि आपको चरण बाय चरण हर जगह का वोट, आप एक आदमी 10 जगह वोट दे देगा, तो जाहिर सी बात है मैनिपुलेटेड होता है। यही बात तो एक वीडियो भी वायरल हुआ कि एक लड़का था, वो भाजपा को वोट डाल रहा था, बार बार कपड़ा चेंज करके आ रहा था और वीडियो में बोल रहा था ये मेरा 8वीं बार है, ये मेरा 9वीं बार है। हाँ, तो उसमें बाल दाढ़ी बढ़ा हुआ रहता है, पहले बस सेव कर लिया, फिर मुंह बढ़ा लिया, फिर बाल बढ़ा लिया, इस तरह का। अब तो ये उनका मतलब प्रोपेगेंडा है, आईटी सेल उनका, ये सारा चीज वो काम कर रहे हैं चुनाव पे। आप मैनिपुलेट करते हैं। आप एक बात है, पूरी की पूरी एंटी कन्वेंसी है सर। किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया, कोई नहीं चाहेगा कि भाजपा आए, तब भी भाजपा आ रही है। कैसे? हम तो वोट नहीं दे रहे, हमारे जितने जान में कोई वोट नहीं दे रहा, कभी जीत किसे रहा है हमें भी नहीं पता। तो बोलता है साइलेंट वोटर है। अरे कौन साइलेंट वोटर है भाई? किसको दे रहे हो तुम? वही बात है। तो जो वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया है, इस मुद्दे में आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी, चुनाव आयोग की या फिर राहुल गांधी की? देखिए इस बार तो हम लोग मतलब बिहार में तो हम लोग जीत लिए सर, क्योंकि ये वोट मुद्दा एक जागरूक अभियान शुरू किया गया था एसआईआर पे, आपको सासाराम से जी, वो जन आंदोलन में बदल गया सर। आप पहले तो ये था कि जागरूक अभियान करना है, लोगों तक पहुंचना है कि भैया आपका वोट चोरी हो रहा है, नाम काटा जा रहा है, आपके नाम पर वहां फर्जी वोटर घुसाया जा रहा है। ये जब सारे लोगों को बताना शुरू किया गया, सब सशक्त हो गए, सब ने निकाल के दिखाया कि भैया मेरा तो ऐसा है ऐसा, तो लोग जागरूक हो गया। जागरूक होने के बाद जैसे ही आप जागरूक होइएगा वैसे ही भाजपा हारेगी। और मैं इस बार कहता हूं कि इस बार भाजपा जो इंडियन आदि एनडीए की जो गठबंधन है 40 पे सिमट के रह जाएगी। मैं आपको लिख के देता हूं, इस बार महागठबंधन 200 सीट लेके आएगी अगर वोट चोरी नहीं हुआ तो। ठीक है सर, आपका कहना है कि इस बार महागठबंधन 200 पार करेगी
जी और ये 40 पर सिमट कर रह जाएगी। इस बार बिहार से एनडीए का सुपड़ा साफ होने की आशंका है जी जी और बिहार में राजद की सरकार या महागठबंधन की सरकार आने का। ठीक है, एक चीज इसमें इस बीच में एक चीज पर ध्यान दीजिए कि जो आज से 5 साल 6 साल पहले राहुल गांधी को करने के में पप्पू साबित करने की कोशिश में लगे हुए थे, चाहे मीडिया कर्मी हो या फिर नेतागण लोग हों, अब क्या लगता है पप्पू पास हो गया? देखिए, जो पप्पू पप्पू बोल के पहले नैरेटिव सेट किए, देखिए इनका एक पर्पस होता है कि पहले नाम खराब करो। व्यक्ति को खराब कर नहीं सकते हो, उस पर पहले पूरा ईडी फीडी केस करके अपना देख लिया कि भाई ये है वो है, फिर नाम खराब करो। नाम खराब होने पे जहन क्या होता है, एक आम आदमी का एक चीज रहता है साथ ही, जो ऊंचा व्यक्ति है, जो बड़ा व्यक्ति रहता है, उसका जैसे ही कुछ गलत बोला जाता है ना, तो जितने भी जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं सब आ रहे हंसता दे रहे, वो ऐसा है ऐसा है। उसका नाम खराब करने के लिए पप्पू बोलते बोलते, वही पप्पू पैदल जब कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक गया, जब वो पैदल चला, पूरा काफिला हुआ, ये पूरा हिंदुस्तान इसको देखा और समझ में आया। उसकी जो बाइट थी एक तरफ से आलू जाएगा एक तरफ से सोना निकलेगा, जो बात बीच में काट के पूरा ट्रोल किया गया, बाद में पता चला कि ये मोदी जी की ही बात थी। हाँ, तो मोदी जी तो बोलते हैं कि नाली के गैस से खाना बनाया जाएगा। अरे वो तो कुछ भी बोलते हैं, उनका तो बात ही अब छोड़ दीजिए। तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने साबित किया। सासाराम में भी जब वो बिहार में आके यहाँ से जब उन्होंने पदयात्रा शुरू किया, पूरे बिहार को एकजुट किया, तेजस्वी जी और राहुल जी और पूरे महागठबंधन एकजुट होकर जब आगे बढ़े, तो उन्होंने साबित कर दिया है हिंदुस्तान को कि राहुल गांधी इज नॉट ए पप्पू। ये पप्पू उन्हीं के लोग हैं और उन लोग समझ गए कि अब देश को वो पप्पू बनाना चाह रहे थे। हमारे जो एनडीए की सरकार के लोग थे, वो देश को पप्पू बनाना चाह रहे थे। तब की चप्पू निकाल के इस देश को जो इन पप्पू समझ रहे थे लोग, उसको चप्पू निकाल के चप्पू मार के इनको भगाने का काम करेंगे। चलिए सर, आपसे अच्छा लगा ये सारी बातें करके। कुछ सवाल जो हम लोग के सोशल मीडिया पर आते हैं, जो गेस्ट हमारे आते हैं उनका सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं और जनता से भी सवाल लेते हैं, तो कुछ सवाल हैं उन पे एक नज़र डाल लेते हैं और उनका आपसे सीधे सवाल पूछेंगे और आप जवाब दीजिए। इनका एमडी ताजुद्दीन है, उनका सवाल है आपसे कि राज्य सरकार के ऐलान सभी वर्गों को महिला एवं एससी एसटी छात्र से नामांकन शुल्क नहीं लेना है, इसके बावजूद सभी सरकारी महाविद्यालय फी वसूल रहे हैं, कोई सवाल करने वाला नहीं है। देखिए सर, फी वसूल नहीं रहे, वो डेवलपिंग चार्ज ले रहे हैं। हम लोगों ने इसका बात को हम लोगों ने रखा था, तो कहा गया थी जो महिलाएं हैं एससी एसटी का जो पैसा जो है सर अधिक कॉलेजेस को मिलेगा, तो उसको क्या हुआ, डेवलपिंग फी के लिया जा रहा है। क्योंकि देखिए जीबीएम कॉलेज गया में है, वो पूरी तरह महिला कॉलेज है। अगर वो पूरी तरह से अगर उसमें पैसा नहीं लिया, डेवलपिंग फी नहीं लिया है, तो वो कॉलेज चल नहीं पाएगा। जैसे वो शिक्षकों को पैसा मिल रहा है ना, जो आपका पैसा मिला है तो शिक्षक जो है वहाँ कर्मचारी उनको मिल रहा है, कॉलेज चलाने के लिए जो उनकी व्यवस्था होना चाहिए वो कहाँ से मिल पाएगा। तो डेवलपिंग चार्जेस लगते हैं और कह सकते हैं कि ये चीज़ों को बताने में थोड़ा लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसलिए हो रहा है। दूसरा सवाल है, बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी रिजल्ट में गड़बड़ी करता है, फिर रिजल्ट सुधार के नाम पर वसूली करता है। इसके में हम एक उदाहरण भी देते हैं। औरंगाबाद में यादव कॉलेज है, वहाँ भी सेम चीज़ आया है। पहले क्या हुआ कि बच्चों का एग्ज़ाम हुआ और सभी छात्रा ने एग्ज़ाम दिया और अटेंडेंस भी बनाया। अब किसी कारणवश जो टीचर थे एग्जामिनर, उन्होंने जमा किया नहीं जमा किया, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो एक पेपर में एब्सेंस दिखाता है। अब उसके लिए 5,000 रुपया प्रति छात्रा को उसका पे करना है और फिर उसके पे कार्रवाई होगी, उस पर इतना दिन लगेगा, फिर कब उसका रिजल्ट आएगा, फिर ये वाला मेंशन होगा, उसमें जुड़ेगा नंबर। ये सारी चीज़ क्या कॉलेज ने ये धंधा बना रखा है? देखिए होता क्या है साहब, जैसे आप परीक्षा हो रही है, जैसे हमारा कॉलेज का सेंटर आपके कॉलेज में गया, वहाँ परीक्षा आपने दिया, मेमो बना, अटेंडेंस बना, और वो मेमो के रूप में एक कॉलेज में रहता है, मतलब एक कॉलेज से भेजा था यूनिवर्सिटी को, एक क्वेश्चन क्या कहते हैं जहाँ कॉपी चेक होता है वहाँ, इस तरह से 3 कॉपियाँ बनती हैं। उसमें हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं तो कॉलेज की भी थोड़ी गलतियां होती हैं। अगर लड़के प्रेजेंट है, कॉपी नहीं मिला, कहीं लड़कों का भी गलती थी, बैठना उसको 3 नंबर रूम में है, बैठ गया 4 नंबर में, वहां उसको कॉपी मिला, कॉपी फेंका गया। तीसरी चीज होती है कभी कभी वहां की एजेंसी जिन्हें वो जानबूझ के वैसा कर देते हैं
तो जितना पेंडिंग होगा विश्वविद्यालय के, तो पेंडिंग होगा, जितना ज्यादा पेंडिंग होगा उसके लिए बनाने के लिए आपका शुल्क जमा करना पड़ेगा। तो ये सारे सिस्टम ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं कि हम लोग एजेंसी से काम करवा रहे हैं मगध विश्वविद्यालय में। पहले ये काम जो होते थे मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत में, जो जितना टेबलेटिंग होता था, ये सारी चीजें होती थी, वो होता था आपको विश्वविद्यालय में, मतलब इस कॉलेज से उस कॉलेज में कॉपी चेक कर दिया गया, सारा जो आपका रिजल्ट बनना था वो विश्वविद्यालय के अंदर में, ये अब एजेंसी को दे दिया जाता है। अच्छा। तो जिसके कारण एजेंसी की खामियां कारण इसमें लड़के भुगत रहे हैं, बच्चों को, छात्राओं को बहुत दिक्कत होता है सर। हम लोग भी देख रहे हैं, लगातार छात्र आते हैं, दिक्कत होती है। जी। तीसरा सवाल है सर, सरकारी महाविद्यालय के स्नातक करने में कम से कम 4 वर्षों का 40,000, ये एसएमएसजी कॉलेज का रेफरेंस भी दे रहे हैं। क्या आम आदमी, मतलब अगर हायर एजुकेशन के लिए ये 40,000 का कुछ फीस है, तो आम आदमी के बस का अब स्नातक भी करा सके? देखिए होता क्या सर, जो सेमेस्टर वाइज अभी जो चुनाव कराया गया, देखिए अभी जो नई शिक्षा प्रणाली लाई गई जी, पहले 3 परीक्षा देना पड़ता था ग्रेजुएशन में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है। अब सेमेस्टर में हो गया था, अगर पार्ट 1 आपको कंप्लीट कर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, टोटल आपको 8 सेमेस्टर देना पड़ेंगे। यानी कि पहले जो डायरेक्ट एमए करके नहीं, पहले 3 साल का ग्रेजुएशन कर लिए, अब पहले 2 साल का था। अब सेमेस्टर वाले में आप समझिए, पहले कि आपको पहले 1 साल में 2 पेपर आप देना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके कॉपी लगेंगे, क्वेश्चन लगेंगे, कॉपी चेक करने में पैसा लगेगा विश्वविद्यालय को। ऐसी बात जो आपका जब कॉपी चेक होगा उसमें जो शिक्षकों को पैसा देना होगा, कॉपी छपवाने में, क्वेश्चन छपवाने में, उसको भेजने में, ये सारे चीजों में पैसा आता है। इसी प्रणाली को, जो नई शिक्षा प्रणाली है, उसका हम लोगों ने विरोध किया था। इसी विरोध में वही तो बात कर रहे हैं, वो तो सरकार लागू कर रही है ना। मैं तो कह रहा हूं जो चेंजेस होना चाहिए, आप ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ भी चेंज करना है तो नीचे से ऊपर चेंज नहीं होता है साहब, ऊपर से नीचे होना चाहिए। जो नई शिक्षा प्रणाली था उसका हमने विरोध किया था, हम लोग सब ने विरोध किया जी, मगर वो शिक्षा प्रणाली आ गया जिससे ग्रेजुएशन महंगा हो गया। जो पहले ग्रेजुएशन 10,000 12,000 रुपए में होता था, वो 40,000 हो रहा है, क्योंकि आपका 8 एग्जामिनेशन देना है, पहले 3 देना पड़ता था। कितना बढ़ गया आपको? 5 एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा, तो महंगा हो जाएगा। तो ये तो नई शिक्षा सरकार की गलती है। एक और क्वेश्चन है सर, स्पॉट एडमिशन के नाम पर सरकारी महाविद्यालय सीट नीलाम कर रहे हैं, प्रत्येक सीट का रेट लग रहा है। क्या वजह है कि यूनिवर्सिटी प्रत्येक सीट पर लिस्ट ना देकर 400 तक सीट स्पॉट में देता है? देखिए होता क्या सर, विश्वविद्यालय जैसे कॉलेज में आया, पहला लिस्ट निकला, दूसरा लिस्ट निकला, तीसरा लिस्ट निकला। होता क्या थी, लोग को जैसे लिस्ट दिया गया थी, हम एडमिशन लेना चाहें थी, गया कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहें, अब मुझे दे दिया गया एसएमएसजी कॉलेज में, तो मैं तो चाहूंगा कि मैं पहला लिस्ट में नाम नहीं लिया। तब पहला लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट निकलने के बाद ऑन स्पॉट जब होता है जी, तो विद्यार्थी अपना मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेने के चक्कर में ये चीजें होती हैं। लिस्ट में नाम आता तो है साहब, बिल्कुल, मगर उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं लोग। वो चाहते हैं कि मन पसंदीदा हो, और उसके कारण वो सीटें खाली हो जाती हैं, और वही कारण हो जाता है कि वो ऑन स्पॉट वाले में जो वहाँ के जो कर्मचारी रहते हैं मनमाना पैसा लेते हैं। एक और सवाल है कि अगर आप शिक्षा मंत्री होते हैं या फिर आपके हैंड में ये सारी सुविधा होती, आप क्या चेंजेस इसमें लाते हैं? क्या लगता है आपको? मैं सर सबसे पहले ये लाना चाहूंगा, तो जो नई शिक्षा प्रणाली पहले उसको कैंसिल करूंगा। ठीक है। दूसरी चीज है, तो जितना भी जो ग्रेजुएशन करने वाले व्यक्ति हैं जी, जो स्कॉलरशिप है, पहले उस सारा चीजों को मैं उसको स्कॉलरशिप के माध्यम से उस सारी चीजों को दूंगा। अब पहले मिलती थी वो बंद कर दिया सरकार ने। जो स्कॉलरशिप मिलता था, जितना पहले वोकेशनल कोर्सेज आप बाहर करने जाते थे जिसमें 40,000 50,000, वो सारे बंद कर दिए गए। तो ये सारी जो शिक्षा प्रणाली पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, जो शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है, तो कहा जाता है, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी भी कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। और ये भाजपा सरकार, एनडीए सरकार ये जानती है कि जितना एजुकेशन होगा उतना हमारे लिए खतरा है, तो शिक्षा को महंगा कर दो, लोगों को एजुकेशन से दूर रखो, दूर रहेगा तो वो हमारे साथ गुलाम बन के रहेगा। जी। गया और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप किस नज़र से देखते हैं? सही है या फिर नहीं सर, डगमगाया हुआ है? मैं ये कहूँगा कि जिस दिन यहाँ के विधायक, एमपी, यहाँ के शिक्षक
जी। यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के वाइस चांसलर अपने बच्चों को वो सरकारी विद्यालय में भेजना शुरू कर देंगे। अब प्रिंसिपल अपने सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू कर देंगे, और आम जितना भी नेता पदाधिकारी है, डीएम हो, एसपी हो, वो भी अपने सरकारी विद्यालय में भेजना शुरू करे, सरकारी कॉलेजेस में भेजना करे, इलाज सरकारी हॉस्पिटल में शुरू करना शुरू कर देंगे। उसी दिन से आपका स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब दुरुस्त हो जाएगा साहब, और ये कंपलसरी होना चाहिए। सर, नई शिक्षा नीति जो आप बोल रहे हैं एनईपी को आप कितना प्रैक्टिकल मानते हैं? नॉन प्रैक्टिकल है सर। ठीक है। आजकल एक बहस बहुत चलती है, डिग्री वर्सेस स्किल। आपके अनुसार युवाओं को किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, दोनों चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप वोकेशनल कोर्सेज में हैं, अगर कंप्यूटर का बीसीए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, तो आपके एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी होना चाहिए, क्योंकि आपके पढ़ने के बाद आपको अगर स्किल नहीं रहेगा, डेवलपमेंट नहीं रहेगा, नया चीज़ नहीं बनाइएगा, तो फिर आप कैसे सर्वाइव कर पाइएगा इस। आपके कॉलेज में विद्यार्थियों को लेकर कौन कौन सी नई पहल की जा रही है? कुछ चेंजेस या कुछ नई नीति? देखिए, हम लोग आपके पर्सनल कॉलेज की अगर देखिए बात हम करें लोग तो एक बात समझिए थी, हमारे कॉलेज में नहीं, क्योंकि अब मैंने फिर से कहा कि चेंजेस ऊपर से होती हैं। अगर जब तक वो नई नीति ऊपर से बनाई जाए, हम लोग जितना भी हो सके, जो ब्लड डोनेशन होता है, जी। मैं लड़कों के साथ मैं ब्लड डोनेट करता हूँ। वृक्षारोपण होता है, क्योंकि जब मैं गांधी जी का वो सिद्धांत मानता हूँ कि जब तक मैं खुद नहीं करूंगा, मैं दूसरों को प्रेरणा नहीं दे सकता। तो अगर खून देना होता है तो मैं ब्लड डोनेट करता हूँ, पेड़ लगाना होता है मैं खुद पेड़ लगाता हूँ। बच्चे उससे देखते हैं तो वो सीखते हैं, जैसे हम भी अपने गार्जियन से सीखते हैं। जी। तो बच्चों के लिए भी एज अ गार्जियन हम लोग रहते हैं। अब जो शिक्षक होते हैं वो गार्जियन का ही भूमिका निभाते हैं, तो हम लोग उसका पहल करते हैं। आपकी नज़र में शिक्षा समाज को कैसे बदल सकती है? शिक्षा तो मैंने अभी भी कहा सर आपको, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये अंधकार से आपको प्रकाश की तरफ ले जाने का शिक्षा एकमात्र जरिया है, और जो जिसे कोई लुटेरा लूट नहीं सकता है। जी। आप एजुकेटेड होंगे, एक महिला अगर पढ़ी इतनी है तो एक परिवार पढ़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक परिवार पढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा, और हमारा देश बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग पूरे देश में जो अभी सबसे पिछले पायदान पे हैं, हम लोग अग्रणी राज्य आदि देश में आएंगे। महिला शिक्षा को लेकर आज भी बहुत सारी चुनौती हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में, तो ये समस्या लगती है आपको? है सर, क्योंकि देखिए आप बात समझिए, जो महिला शिक्षक होती है, पहले जो ग्रामीण में आना जाना ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, फिर लगातार आप शिक्षकों से कुछ ना कुछ आप देखते होती, ये काम एक्टिविटी करवा दीजिए, वो एक्टिविटी करवा दीजिए। अब जिसका 20 किलोमीटर दूर जिनका पोस्टेड है, वहां जाएगा, और उनका भी तो अपना परिवार है, उनका भी तो बाल बच्चा है, उनका भी तो हस्बैंड है। तो जब एक महिला को आप दूर करते हैं, तो आप वो बच्चा, अगर वो जो प्रोफेसर है, उनका अगर एसएमएसजी में उनका बच्चा आदि पोस्टिंग है, और वो रह रही हैं गया में, और उनका हस्बैंड गया में रह रहा है, उनका बच्चा गया में पढ़ रहा है, तो वो कैसे अपने बच्चे को, तो ये महिलाओं के साथ तो है, दिक्कत है। तो ये थे कुछ सवाल सर जो सोशल मीडिया पर थे। एक रैपिड फायर करेंगे जिसमें एक एक वर्ड का आपका जवाब होगा, और छोटा सवाल रहेगा, छोटा ही जवाब देंगे इसका। आपका रोल मॉडल कौन है? हमारे पिताजी महेश सिंह यादव। किताब पढ़ना या डिजिटल लर्निंग, आपको क्या पसंद है? मतलब फोन पे स्क्रॉलिंग करना? दोनों सर। ठीक है। ज्यादातर अब डिजिटल ही रहते हैं। अगर आप शिक्षा मंत्री होते हैं तो सबसे पहला सुधार क्या करते हैं? सबसे पहला सुधार तो करते थे, जितने भी पदाधिकारी हैं जो शिक्षा विभाग में, उनको मैं दुरुस्त करता और एक कानून लाता कि सभी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय में ही पढ़ाएं। लास्ट और एक आखिरी सवाल, एक लाइन में शिक्षा का असली मकसद क्या है? अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। तो ठीक है सर, ये थे कुछ रैपिड फायर जिसका आपसे सवाल पूछा गया, और हम अपने पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। और कुमार जितेंद्र साहब से आज का पॉडकास्ट बहुत ही शानदार और बहुत ही बेबाक बातचीत हुई। सो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद फैसल। ठीक है।